तो हम यहां पर बिल्कुल तैयार हैं लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप मुझे बताना। आप में से चैट में लिख के मुझे बताएंगे कि आप में से कितने बच्चे डिफरेंस जानते हैं कार्बोहाइड्रेट और पॉलीसेकेराइड के बीच में, या कितने बच्चे डिफरेंस जानते हैं कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च के बीच में। मुझे यस नो ऐसे करके बता दो या डिफरेंस लिख दो चैट में, देखें आपको क्या पता है। ठीक है, जल्दी बताओ बेटा, क्योंकि मैं बेटा आपको फिर बता रहा हूं, आप 11वीं के बच्चे हैं जो 10 से आए हैं, जिनको बहुत सारे बेसिक्स की जरूरत रहेगी। जैसे छोटी छोटी बातें, इंटरसेलुलर, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, 3 टर्म्स हैं, सही है। प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट, साइटोप्लास्ट, ये सारी बातें हैं बेटा। ठीक है, तो क्या आपको डिफरेंसेस पता है, ये सारी चीजें। तो आज का पहले लेक्चर में किस पर लेकर जाऊंगा आपको, बेसिक बायोमोलिक्यूल पर, और कल वाले लेक्चर नंबर 2 के फिर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। आज सबसे पहले बेसिक बायोमोलिक्यूल में पढ़ा दूंगा, जो आपको बॉटनी और जूलॉजी पढ़ने में मदद करेगा, मतलब आपको टर्म समझ में आएगी। जैसे मैं कहूंगा कि ये जो फोन मेरे हाथ में प्लास्टिक का बना हुआ है, तो ये प्लास्टिक होता क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। ऐसे ही मैं आपको मतलब बेसिक चीजें आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, आप मेरे साथ बने रहेंगे। जब मैं बोलूंगा चैट करना तभी करेंगे, उसके अलावा आप चैट नहीं करेंगे। आपको मेरी इस बात को बस मानना पड़ेगा। आपसे मैं पूछूंगा डाउट बताओ, तभी आप डाउट बताएंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है? बिल्कुल सही है, हां बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए एक एक बेसिक बायोमोलिक्यूल को लेकर चलेंगे, एक एक बेसिक बायोमोलिक्यूल को लेकर चलेंगे, और अब चैट को बिल्कुल रोक देंगे। और मैं समझ गया हूं कि बहुत सारे बच्चों को बेसिक से जरूरत है। आज का टॉपिक हम लोग क्या लेने वाले हैं बेटा, बेसिक बायोमोलिक्यूल आपको बताएंगे। सबसे पहले बेसिक बायोमोलिक्यूल बताएंगे, स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जैसे मैं आपको मान लो टॉपिक पढ़ा रहा हूं, मैं कहूंगा कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन है, फिर मैं कहूंगा ये चीज प्रोटीन की बनी हुई है, ये चीज अमीनो एसिड की बनी हुई है, तो कम से कम आपको पता तो हो वो है क्या। अगर आपको वही नहीं पता है तो आपको फिर दिक्कत होगी ना पढ़ने में। तो कुछ कुछ बेसिक, क्या हम डिटेल पढ़ेंगे, नहीं, मैं सिर्फ आपको उतना आइडिया दूंगा जिससे आपको टॉपिक पढ़ने में आसानी हो। बायोमोलिक्यूल का चैप्टर आपका जूलॉजी में आएगा, लेकिन मैं आपको वो आइडिया दे दूंगा जिससे आपको चैप्टर पढ़ने में, सारे चैप्टर्स को पढ़ने में आसानी होगी। अभी क्या होता है कि जब मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो कई बच्चों को ऐसा फील होगा ये सर ने लिखा है मुझे, पर क्यों मजा नहीं आया, समझ नहीं आया। क्योंकि सर ने क्या बोल दिया है कि ये चीज किसकी बनी हुई है, पॉलीसेकेराइड है, या ये चीज कार्बोहाइड्रेट है, ये चीज स्टार्च है, ये लिपिड है, तो ये होते क्या है, कम से कम ये तो जाने हम। क्लियर है ना? कह रहा है स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आजा बेटा, तेरे को एक एक चीज जाननी पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको परिभाषित करता हूं व्हाट इज बायोमोलिक्यूल। बायो शब्द का मतलब होता है लिविंग, मॉलिक्यूल का मतलब उनसे मिलने वाला। मैं आपसे एक एक सवाल पूछता हूं, लिविंग की सबसे छोटी यूनिट क्या है? आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो सेल, तो सेल के अंदर से जो भी चीजें मिले, मुझे मेरी बात सुने ध्यान से, व्हाट इज बायोमोलिक्यूल। किसी भी लिविंग सेल या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो भी चीज हमें मिलती है या जो भी चीज उसके अंदर प्रेजेंट है, उसे हम बायोमोलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस प्लास्टिक, इसको हम आर्टिफिशियली बनाते हैं। इसको हम क्या करते हैं बेटा, हमने इसको आर्टिफिशियली बनाया है मशीन से। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं स्टार्च, वो किसने बनाया है, प्लांट ने बनाया है। मैं कहता हूं ग्लूकोज, किसने बनाया है, प्लांट ने बनाया है। मैं कहता हूं अमीनो एसिड, किसने बनाया है, प्लांट ने बनाया है। तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, बायोमोलिक्यूल बोलेंगे। तो बायोमोलिक्यूल वो चीजें होती हैं जो किसी लिविंग सेल या किसी प्लांट में, किसी एनिमल में प्रेजेंट होती है, या उसमें मतलब बेसिकली उनसे मिलती हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? क्या सबसे पहला पॉइंट क्लियर हुआ? सबसे पहला पॉइंट क्लियर हुआ। यदि आपसे कोई कहता है व्हाट इज बायोमोलिक्यूल्स, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड या एलिमेंट जो ऑब्टेन होता है लिविंग सेल से, ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सेल, लिविंग सेल से ऑब्टेन हो रहा है, ये वाला या ये वाला, इन सब को हम क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। तो बायोमोलिक्यूल क्या है बेटा,
किसी भी लिविंग सेल से जो चीज ऑब्टेन हो रही है या लिविंग सेल में प्रेजेंट है उसे हम बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। तो कोई भी एलिमेंट, एनी एलिमेंट या कंपाउंड जो किसमें प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन लिविंग सेल, कंपाउंड प्रेजेंट इन लिविंग सेल, लिविंग सेल, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जरा इसका आंसर करना। हमारी बॉडी में सोडियम है, हां या ना? जल्दी बताओ। हमारी बॉडी में सोडियम है, हां या ना? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा। हां, हमारी बॉडी में सोडियम है। हमारी बॉडी में सोडियम आया कैसे? हमने कहीं ना कहीं कोई, जैसे हमने तो नमक खाया, ठीक है, इससे आ सकता है। या हम अगर आपसे कहें कि आपकी बॉडी में आयरन है, आप कहोगे हां सर है। आपकी बॉडी में आयरन कहां से आया? आपने प्लांट सोर्स खाया, आपने किसी प्लांट को खाया, उसने आयरन जमीन से लिया था। तो आयरन को आप बायोमोलिक्यूल कह सकते हो, पर वो ऐसा बायोमोलिक्यूल है जो सॉइल से लिया गया है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि आपकी बॉडी में अमीनो एसिड है, आप कहोगे यस सर है। प्लांट में है, यस सर है। पर अमीनो एसिड हमारी बॉडी में कहां से आया? प्लांट ने बनाया था। तो बायोमोलिक्यूल नॉर्मली क्या होते हैं, सुने ध्यान से बेटा। बायोमोलिक्यूल वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्लांट सेल में प्रेजेंट है या किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। ये दो तरह के हो सकते हैं, एक जो प्लांट ने कभी जमीन से लिए थे, दूसरा जो प्लांट ने खुद बनाए थे। हम क्या करेंगे बेटा, जो प्लांट ने खुद बनाए थे ऐसी चीजों को आप ऑर्गेनिक कह देते हो। क्या बोल देते हो? ऑर्गेनिक। तो अभी सिंपल ये समझो, प्लांट, एनिमल या किसी सेल में कोई भी ऐसी चीज जैसे स्टार्च, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, आयंस हो गए, इन सब को हम क्या बोल देते हैं? बायोमोलिक्यूल बोल रहे हैं। क्या यहां तक क्लियर है? बताइए बेटा, जल्दी बताइए, क्या यहां तक क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बायोमोलिक्यूल के मुझे उदाहरण बताओ, तो आप कहोगे सर बायोमोलिक्यूल के उदाहरण ग्लूकोज हो सकता है, स्टार्च हो सकता है, हमारे पास अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, हमारे पास लिपिड्स हो सकते हैं। लिपिड होंगे, लिपिड मतलब फैट हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है हमारे पास? डीएनए, आरएनए। ये सब चीजें क्या है? बायोमोलिक्यूल हैं। ये सब चीजें क्या है? बायोमोलिक्यूल हैं। ये प्लांट ने या किसी भी लिविंग सेल ने खुद बनाए हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये वो बायोमोलिक्यूल है जो किसी ना किसी ने खुद बनाया था। जैसे मैं आपसे पूछूं, क्या ह्यूमन अमीनो एसिड बनाता है? नहीं, ह्यूमन नहीं बना सकता, कोई एनिमल नहीं बना सकता, प्लांट बनाता है। प्लांट क्या करता है? खुद बनाता है, प्लांट बनाता है। तो प्लांट क्या करता है? बाहर से नाइट्रोजन लेता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई कोई रोटी बनाता है, रोटी बना सकते हैं, हां ठीक है। हम किसी और से बनाई हुई चीज खाते हैं, जबकि प्लांट क्या करते हैं? जमीन से नाइट्रोजन लेते हैं और उसकी मदद से अमीनो एसिड बनाते हैं। तो मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं आपको, किसी भी सेल, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी ऐसी चीज प्रेजेंट हो, उन सबको हम बायोमोलिक्यूल कहते हैं। बायोमोलिक्यूल्स जो आयंस होते हैं, जैसे कि Cl-, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस, वो प्लांट में जमीन से आए हुए होते हैं। और जो बाकी की चीजें हैं जैसे अमीनो एसिड, ग्लूकोज, इनको प्लांट ने खुद बनाया होता है। क्या यहां तक क्लियर है कि नहीं? बताओ, यहां तक क्लियर है? हां, यहां तक क्लियर है कि नहीं? बताओ। तो एक बच्चा पूछ रहा है सर व्हाट इज आरएनए। तो बेटा आरएनए की अभी तो फुल फॉर्म पढ़। अभी तुझे कुछ भी नहीं पता तो छोड़ दे उसे, अभी सिर्फ फुल फॉर्म पढ़। पर तुझे यह पता चल गया कि व्हाट इज बायोमोलिक्यूल, यह पता चल गया कि नहीं? बताओ, जल्दी बताओ। मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं, ध्यान से सुने बेटा। देखो, एक चीज आपको मैं श्योर कर देता हूं, मैं क्लास में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा और उन्हें हम क्लासरूम क्वेश्चंस बोलेंगे और वो क्वेश्चंस आपको हेल्प करते हुए चलेंगे, ठीक है। मुझे बताना है कि क्या मैं सही बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे बेटा, क्या मैं सही बोल रहा हूं, ध्यान से देखें। क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द बायोमोलिक्यूल सिंथेसाइज बाय प्लांट ए Na प्लस, बी Cl माइनस, सी नाइट्रोजन और डी अमीनो एसिड्स,
आंसर बताओ जल्दी से, आंसर करो भाई इसका जल्दी, फास्ट चैटे कर दो। हां सर लिखना है क्या? जब बोलूंगा तब। ये लिखना था बेटा, ये वाला लिखना था, बेसिक बायोमोलिक्यूल की ये बातें लिखनी थी। अब आप नोट्स लिख सकते हो, ये लिखना था। अभी आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। विच ऑफ द बायोमोलिक्यूल सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट। देखें भाई ध्यान से, ये सारे बायोमोलिक्यूल जो हैं ये प्लांट कहां से लेगा? प्लांट ऑब्टेन फ्रॉम रूट, फ्रॉम सॉइल, बाई रूट। ये रूट से लेगा बेटा, है ना। ये किससे लेगा? रूट से लेगा। यहां पर देखें, ये हमने बना दिया, ये ठीक है, ये बना दिया, ठीक है। अब मैं इस चीज को कह रहा हूं कि सोडियम NaCl और नाइट्रोजन, ये मेरे पास क्या है? प्लांट किससे लेगा? रूट से। अमीनो एसिड, ये आंसर है। तो प्लांट क्या करेगा बेटा? देखो मेरी बात सुनो, प्लांट क्या करेगा? रूट से नाइट्रोजन लेगा, ठीक है। रूट से क्या लेगा? नाइट्रोजन लेगा और अपने अंदर ले जाकर उससे अमीनो एसिड बनाएगा। तो अमीनो एसिड प्लांट में कहां बनता है बेटा? प्लांट के अंदर बनता है। अब उस अमीनो एसिड को आगे कौन खा लेगा? एनिमल खा लेगा। कौन खा लेगा? एनिमल खा लेगा। एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाता है अमीनो एसिड को लेके। अगर मेरी बात समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनना बेटा, डी आंसर है इसका, डी आंसर है। अमीनो एसिड को लेके कॉन्सेप्ट बताता हूं, मेरी बात सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपको समझ आ जाए तो देखो मेरी बात सुनो, मैं आपसे, हम एनिमल्स में कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं अमीनो एसिड में, असेंशियल और नॉन एसेंशियल। असेंशियल और नॉन एसेंशियल का मतलब समझना। असेंशियल अमीनो एसिड, ध्यान सुनेंगे, असेंशियल अमीनो एसिड ये है जो मुझे डाइट में चाहिए, मैंने खा लिया, ये अमीनो एसिड मैंने खा लिया, इस पर कोई ग्रुप जोड़ के, ग्रुप क्या होता है? जैसे मान लो OH ग्रुप होता है, मिथाइल ग्रुप होता है, कोई ग्रुप जोड़ के दूसरा अमीनो एसिड बना लिया। मान लो इस अमीनो एसिड का नाम कोई A है, इस पर मैंने कोई ग्रुप जोड़कर इसे बना लिया B, तो मैं कहूंगा A एसेंशियल है, ये मुझे डाइट में चाहिए, और B एसेंशियल नहीं है, वो डाइट में नहीं चाहिए क्योंकि वो A से बन जाता है। पर बॉडी में तो दोनों चाहिए ना भाई, बॉडी में A भी चाहिए और उस पर ग्रुप जोड़ने के बाद B भी चाहिए। तो आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, यहां पर अच्छे अच्छे टीचर्स गलती कर देते हैं। मैं आपसे कहता हूं असेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है? असेंशियल वो अमीनो एसिड है क्या जो मैंने क्या किया बेटा? जो मैंने डाइट में खाया। नॉन एसेंशियल क्या है? उस पर मैंने कोई ग्रुप जोड़ा और उसको कन्वर्ट कर लिया दूसरे अमीनो एसिड में। मैंने डाइट में A खाया और मेरी बॉडी के अंदर गया, ये B में कन्वर्ट हो गया, तो B नॉन एसेंशियल है, A एसेंशियल है। समझ पा रहे हो? पर बॉडी में तो दोनों चाहिए ना, एसेंशियल भी चाहिए, नॉन एसेंशियल भी चाहिए। ये क्लियर है? पर क्या प्लांट के लिए हो सकता है एसेंशियल नॉन एसेंशियल? प्लांट क्या कोई अमीनो एसिड ले सकता है? नहीं, प्लांट के लिए सारे अमीनो एसिड नॉन एसेंशियल है क्योंकि प्लांट सारे खुद बनाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके लिए नॉन एसेंशियल कौन से हैं, नॉन एसेंशियल कौन से हैं, ये वो अमीनो एसिड हैं जो आप क्या करते हो? बॉडी में बना लेते हो, आपको बाहर से जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी, जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको विटामिन डी खाना पड़ेगा, नहीं, मुझे डाइट में नहीं चाहिए पर बॉडी में तो चाहिए, बॉडी बना लेती है। तो ऐसे ही नॉन एसेंशियल कौन है? जो बॉडी बना लेती है। तो क्या प्लांट के लिए कोई ऐसा होगा अमीनो एसिड जो एसेंशियल है? नहीं, प्लांट सारे ही बना लेता है। आ रही बात, समझ नहीं आ रही? बोलो, आ गया समझ बेटा? बता दो, बोलो बेटा। मैं अगर आपसे कहूं कि प्लांट सारे अमीनो एसिड बना लेता, सही है। हम क्या करते हैं? कुछ बना पाते हैं, और कुछ किससे बना पाते हैं? जो हमने खाए उनसे। तो कुछ अमीनो एसिड एसेंशियल हो गए, कुछ नॉन एसेंशियल हो गए। अरे समझ आया नहीं आया? हां, तो मैं आपको सिर्फ यह समझा रहा हूं कि बायोमोलिक्यूल, नाइट्रोजन एक तरीके से क्या है? प्लांट सॉइल से लेता है, अमीनो एसिड को वो खुद बनाता है। तो हम क्या करेंगे? अब बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आपको एसेंशियल नॉन एसेंशियल आगे फिर बताऊंगा, जिन बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट रह गया। पर हमेशा चीजों को सोचने की कोशिश करो। हम क्या करते हैं बेटा? अच्छे अच्छे ड्रॉपर बैच में पूछते हैं प्लांट के लिए बताओ कितने एसेंशियल कितने नॉन एसेंशियल, वो कहते हैं 10 एसेंशियल 10 नॉन एसेंशियल। जबकि प्लांट तो सारे ही खुद बना लेता है, उसके लिए सारे ही नॉन एसेंशियल होते हैं, है ना। ये कॉन्सेप्ट बड़ा मतलब अच्छा फील होता है बच्चों को। ठीक है, क्लियर है
बेटा समझ नहीं आया क्योंकि तुझे समझना नहीं है, कुछ बच्चे को ध्यान से सुनेगा तब समझ में आएगा। मैं क्लियर बता रहा हूं कि अमीनो एसिड अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो एक बार फिर पढ़ो, फिर आगे चलते हैं। मैं आपको जैसे ये लिखना है, हाँ लिखना है, ये लिखना। आप देखो एनिमल्स में क्या जाएंगे बेटा, एनिमल्स में अमीनो एसिड जाते हैं। एनिमल क्या करता है, अमीनो एसिड खाता है प्लांट से, ठीक है, क्लियर है। आ जाओ जरा एक बार थोड़ा सा और फोकस करते हैं, आ जाओ। अब जरा हम बात करते हैं, ये कुछ बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनके बारे में बताऊंगा। हमारी बॉडी में आयंस भी होते हैं, Cl-, K+, Mg+2, ये कुछ आयंस हैं, ठीक है, कैल्शियम +2 और ना पोटेशियम हो गया, आपने सोडियम लिख दिया, ये कुछ आयंस हैं। मैं इनके बारे में कुछ जानकारी आपको आज दूंगा। और अभी तक आपने सिर्फ क्या लिखा होना चाहिए नोट्स में, सिर्फ आपको यह पता होना चाहिए, ये आपको पहला पेज लिखना है, ये बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक क्लासरूम क्वेश्चन लिखना है। अब मैं यहां से आपको पढ़ा रहा हूं, इसको ध्यान से देखते हुए चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप में से बहुत सारे बच्चों को अमीनो एसिड्स नहीं पता, मैं अमीनो एसिड सिखाऊंगा। कोई चैट नहीं, अगर आपको असेंशियल नॉन असेंशियल नहीं समझ आया, अभी दोबारा आ रहा है, आपने 2 मिनट मेरी बात वेट करके सुननी है। सुन पाओगे? बताओ जल्दी से, सुनोगे ना? ठीक है, आ जाओ। और आप बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। देखो, व्हाट इज अमीनो एसिड्स? अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? आपको एक टॉपिक पढ़ाया गया था, मीथेन। एक टॉपिक पढ़ाया गया था मीथेन, याद करिए। आपको एक टॉपिक पढ़ाया गया था, आपको मीथेन का फॉर्मूला याद है बेटा? CH4 मीथेन को कहते हैं। हां सर, ये मीथेन है, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। इसको आप कैसे लिखते हो? कार्बन, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां। इसमें कोई डाउट है? नहीं सर ये तो पता है हमें, इतना हमें आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। मैं क्या कर रहा हूं, इस वाली हाइड्रोजन को हटा के, इस वाली हाइड्रोजन को हटा के यहां NH2 लगा देता हूं, और इस वाली हाइड्रोजन को हटा के यहां COH लगा दिया मैंने, ठीक है। तो मैंने ये जो NH2 लगाया है, इसे अमीनो कहते हैं। आपको पता है इसे अमीनो ग्रुप कहते हैं, नहीं पता याद करेंगे, इसे अमीनो कहते हैं। और इसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए थी कक्षा 10वीं से, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। हमने क्या किया, ये हाइड्रोजन ऐसे का ऐसे रहने दिया, और यहां पर कोई नया ग्रुप जोड़ सकते हैं, इसीलिए यहां पर R लिख दिया। समझो ध्यान से, ये स्ट्रक्चर मीथेन का है, मीथेन का। और ये स्ट्रक्चर किसका है बेटा? ये स्ट्रक्चर हमारे पास अमीनो एसिड का है। दिस इज अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होता है? देखो, एक कार्बन पर अमीनो ग्रुप और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जुड़ा रहता है। क्या ये क्लियर है? बताइए बेटा, क्लियर है? बोलो बेटा, जल्दी बोलो। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर समझ में आया? मीथेन लिख लो, एक हाइड्रोजन हटाओ तो अमीनो ग्रुप लिख दो, दूसरी हटाओ कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां R लिख दो, ये H लिख दो। अब ये R क्या है मैं बताऊंगा आपको, जल्दी बोलो। अरे जल्दी बोलो बेटा। नो सर तू फिर 10वीं में नहीं पढ़ रहा, क्या कर रहा है? मीथेन तेरे को समझ में आ रहा है? ये देख, ये मीथेन है। हां, अब बता जरा, ये हाइड्रोजन हटाया तो मैंने एक ग्रुप लगाया, इसे अमीनो बोला। ये एक और हाइड्रोजन हटा के कार्बोक्सिलिक एसिड रखा, ये H ऐसे का ऐसा रहेगा। ये R ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट, R का क्या मतलब होता है? यहां पे डिफरेंट चीज जोड़ोगे, जैसे यहां CH3 जोड़ सकते हो, यहां क्या जोड़ सकते हो? CH2OH जोड़ सकते हो, कुछ भी जोड़ सकते हो। तो इसे हम अमीनो एसिड कहते हैं, क्योंकि ये अमीनो हो गया, ये एसिड हो गया। क्लियर है कि नहीं? बताइए, जल्दी से बताओ बेटा। हां बेटा, मेरी बहुत पेशेंस है, मैं बहुत ज्यादा बेसिक से पढ़ाऊंगा आपको, और आपको ऐसा फील होगा कि हां सर ने सारा बताया। अभी के लिए क्या है भाई, मेरी बात सुन, ये तेरे से कहता हूं, ये मार्कर प्लास्टिक का बना हुआ, प्लास्टिक कोई कंपाउंड ही तो होता है। अमीनो एसिड एक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? उसमें एक कार्बन होती है, उस पर एक तरफ अमीनो ग्रुप होता है, एक तरफ एसिड ग्रुप होता है, H होता है। ये R ग्रुप अलग अलग होता है, अलग अलग अमीनो एसिड में। कितने अमीनो एसिड होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कह दिया भाई यहां तक ठीक है,
अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको समझना, मेरी बात सुनना ध्यान से। ये मैंने अमीनो ग्रुप, ये मैंने एक वो बना दिया, ये सारा मैंने लगा दिया, ये चीज हो गई। अब ये आर में मैं क्या लगा रहा हूं, मान लो मैंने ये कैप लगा दी, आर ग्रुप है, एलानिन अमीनो एसिड, इसकी जगह आर में मैंने कुछ और लगा दिया तो कुछ और अमीनो एसिड बनेगा। इसका मतलब ये आर ग्रुप डिफरेंट होगा डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड में, किसी में कुछ होगा किसी में कुछ होगा, पर टोटल अमीनो एसिड कितने होते हैं? 20। आपने कितने याद करने? 20 अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें किसका फर्क होता है बेटा? आर ग्रुप का फर्क होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हां, क्लियर है? हां, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? व्हाट इज अमीनो एसिड? तो अमीनो एसिड का मतलब होता है, अमीनो एसिड इज सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। सब्स्टिट्यूटेड मीथेन मतलब मीथेन में ग्रुप हटा के लगाए हैं, ठीक है। एक अमीनो ग्रुप होता है, फिर कौन सा ग्रुप होगा? COH ग्रुप, एसिड ग्रुप, और क्या होगा? और क्या होगा बताओ जल्दी से? एक अमीनो ग्रुप होगा, एक COH ग्रुप होगा, और क्या होगा बेटा? आर हमारे पास है, आर हमारे पास है, आर जो है मेरे पास वो वेरिएबल है। वो क्या है? वेरिएबल। वो हमारे पास वेरिएबल है अलग अलग अमीनो एसिड में, ठीक है, वेरिएबल है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेरिएबल, इसको समझाता हूं। पहले ये समझो, मैं आपको आज बहुत स्पेशल चीजें पढ़ाने वाला हूं, ध्यान से देखो। मैं आपको ये कह रहा हूं, देखो इधर बेटा, इधर देखना, मैं आपको ये कह रहा हूं, ये देखना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ये सेम है, मुझे बताओ, ये सेम है कि नहीं? तीनों कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, मैंने अभी 3 लिखी है। अगर मैं यहां पर H लिख दूं, यहां पर CH3 लिख दूं और यहां पर CH2OH लिख दूं, ये अलग अलग अमीनो एसिड हो गए। इसका नाम ग्लाइसिन हो गया, इसका नाम एलानिन हो गया, और इसका नाम हो गया सीरीन। क्या आप देख पा रहे हो? ये वाले ग्रुप अलग अलग हैं भाई, ये तीनों ग्रुप अलग अलग हैं कि नहीं? समझ रहे हो? ये आर है बेटा, दिस इज आर, ये आर ग्रुप अलग अलग है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि आर ग्रुप इज डिफरेंट, समझ रहे हो? डिफरेंट इन डिफरेंट अमीनो एसिड, इन डिफरेंट अमीनो एसिड, उसके हिसाब से नाम होता है ना? उसके हिसाब से क्या होगा? नाम होगा। अगर आर में H लगा रहे हो तो ग्लाइसिन कह रहे हैं, तो मेरे पास 20 अमीनो एसिड होते हैं, 20 टाइप ऑफ क्या होते हैं? अमीनो एसिड होते हैं। क्या यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक कोई डाउट है? आप चैट कर सकते हो आप। तो डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड में किसका फर्क होता है? इस आर ग्रुप का फर्क होता है। क्या आपको आज से अमीनो एसिड याद रहेगा? हां सर, अमीनो एसिड समझ में आ गया। एक कार्बन का कंपाउंड है जिसपे 4 वैलेंसी अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं। 4 में कौन कौन जुड़ा हुआ है? एक तरफ NH2 है, एक तरफ COH है, एक तरफ हाइड्रोजन है। आर ग्रुप अलग अलग है 20 अमीनो एसिड में। जैसे अगर मैं आपको अब यहां से हम आगे जाएंगे, बेटा सब्स्टिट्यूटेड का मतलब होता है बदलना। हमने क्या किया है? आर ग्रुप को, मतलब सुनो, यहां चारों पे हाइड्रोजन थी ना, हाइड्रोजन की जगह कुछ और लगाया है, तो मीथेन पर कुछ और लगा दिया है। यहां तक कोई डाउट? प्रीवियस पेज लिख लो, नोट करेंगे। क्या हमें 20 अमीनो एसिड के नाम अभी याद करने? नहीं, आगे जाके मैं कराऊंगा आपको, मैं खुद से कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। 11th में तुम्हें औरों से बेटर आता रहेगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैं पहले बेसिक्स बना दूंगा, उसके बाद सारा कराऊंगा आपको। तो आपको ये क्लियर हो गया, आर ग्रुप जो है बेटा हमारे पास, आर ग्रुप अलग अलग होता है अलग अलग अमीनो एसिड में। कितने अमीनो एसिड होते हैं? कितने अमीनो एसिड होते हैं बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो। हां, अब बेटा देखो, अब सुनो ध्यान से, लास्ट पेज ये आगे, ये इस पे बात कर रहे थे हम लोग, ये आपने लिख लिया, बताओ जल्दी से, नोट कर लो, नोट कर लो बेटा, अमीनो एसिड वर्ड क्या होता है, नोट कर लो। हां,
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 20 अमीनो एसिड होते हैं। अच्छा, आपसे मैं एक सिंपल भाषा में बताऊंगा, आप मुझे बताना आपको समझ आया कि नहीं। यस लिखना अगर समझ आया तो। जैसे हम कहते हैं ना कि हम एक मतलब शायरी सुनाएंगे, आप वाह वाह करना। पहले सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से फोकस करके। देखो, आपने क्या पढ़ा है बेटा, आपने पढ़े हैं इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स, 26 अल्फाबेट्स होते हैं। उन 26 अल्फाबेट्स को अरेंज करके हम क्या बनाते हैं, अरेंज करके डिफरेंट वर्ड्स बनाते हैं। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा वेलकम, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा वेलकम, तो वेलकम जो है मेरे पास, वेलकम जो है एक वर्ड है, सुनना ध्यान से, वेलकम एक वर्ड है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, अल्फाबेट है, सही है। ऐसे ही ध्यान से सुने, ऐसे ही आज आपको समझना पड़ेगा कि अमीनो एसिड्स जो होते हैं, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स, सॉरी, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, और उनको अरेंज करके हम वर्ड बनाते हैं। उस वर्ड का नाम प्रोटीन है। समझो, जैसे कि आप 26 अल्फाबेट्स को कोई भी, जैसे मान लो ई यहां 2 बार आ गया कि नहीं, तो कोई भी अल्फाबेट कितनी बार भी आ सकता है और कितना बड़ा वर्ड भी हो सकता है। ऐसे ही समझो, अमीनो एसिड्स अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं। उन अल्फाबेट्स को आप अरेंज करके प्रोटीन बनाते हो। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह हो गया कि जैसे वेलकम वर्ड है, ऐसे ही प्रोटीन जो है एक वर्ड है। वर्ड मतलब काफी सारे अमीनो एसिड से बना है, और उसमें अल्फाबेट्स क्या हैं बेटा, अल्फाबेट्स क्या हैं, अमीनो एसिड हैं। क्या सारे 26 आते हैं, जरूरी नहीं। ऐसे सारे 20 अमीनो एसिड आए, जरूरी नहीं। क्लियर है। और क्या वर्ड का कोई, जैसे यहां पर कितने अल्फाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। तो प्रोटीन में कितने हो सकते हैं, 200 400 500 1000 अमीनो एसिड से ही बनता है। तो अगर आपसे कोई कहे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अमीनो एसिड एंड प्रोटीन, तो आप कहोगे अमीनो एसिड्स आर लाइक अल्फाबेट्स, उनको जोड़ के प्रोटीन बनाया जाता है। कोई भी अल्फाबेट कितनी बार भी आ सकता है, और 20 ही हैं टोटल। कितने हैं हमारे पास, टोटल 20 हैं। जैसे 26 इंग्लिश में होते हैं, ऐसे अमीनो एसिड टोटल कितने होते हैं, 20। कोई भी अल्फाबेट कितनी बार भी जोड़ो, उससे प्रोटीन बन सकती है, कितनी बड़ी भी। क्या मेरी बात समझ में आई? हां। अब एक बच्चे ने पूछा, सर वर्क ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड काम नहीं करते, अमीनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं, वो काम करती है। अब बताओ चैट में, जल्दी बोलो बेटा, आ गया समझ? बिल्कुल क्लियर है। आज अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोटीन और अमीनो एसिड में क्या फर्क है, तो आप कहोगे अमीनो एसिड 20 प्रकार के होते हैं। देयर आर 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड विच कैन बी अरेंज इन डिफरेंट सीक्वेंस। अलग अलग तरीके से अरेंज होंगे और क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो मैं इसको एक भाषा में लिख देता हूं, लैंग्वेज में लिख देता हूं, जिसे प्रॉपर इंग्लिश कहेंगे आप। तो आप लिखेंगे कि अमीनो एसिड्स आर ऑफ 20 टाइप which arrange in different sequence to make protein। वो प्रोटीन बनाएंगे। क्या आपको क्लियर है? जल्दी बोलें। सर सबके डाउट नहीं देख सकते हो बेटा, कुछ देखता हूं तो बता देता हूं, ऐसा नहीं सबके नहीं देख पाते हैं, तो आप उसमें भी पूछ सकते हो ना, आंसर करता हूं मैं। एक बच्चा पूछ रहा है क्या सिर्फ 20 भाई मेरी बात समझ, मैं तेरे से आज कहता हूं कि तेरे पास टोटल 26 अल्फाबेट्स हैं, तो उससे वर्ड बना कितना बड़ा भी बना सकता है, कितना बड़ा भी बना सकता है, और कोई अल्फाबेट कितनी बार भी रिपीट कर सकता है, कितने वर्ड बना सकता है। मान ले मीनिंगफुल, मीनिंगलेस, अनलिमिटेड। मैं तेरे से कहूं बेटा कि तुझे क्या करना है, वर्ड बनाना अल्फाबेट से। तेरे को कोई भी अल्फाबेट कितनी बार भी यूज कर सकता है, चाहे मीनिंग हो या मीनिंगलेस वर्ड हो, तो कितने मतलब वर्ड बना सकता, अनलिमिटेड। ऐसे ही बेटा हमारी बॉडी में, ह्यूमन की बात कर रहा हूं, 30,000 टाइप की, 30,000 टाइप की प्रोटीन होती हैं,
और वो सिर्फ मात्र 20 अमीनो एसिड की डिफरेंट अरेंजमेंट से बनी है। सोच पा रहे हो इस बात को? सोचो बेटा। हां बेटा, पिछली स्लाइड ये रही। बच्चे, हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को ये आता हो, पर आपने ऐसे नहीं पढ़ा हुआ इसे, जैसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी चीजें रिलेट करूंगा, एकदम बेसिक पे लेकर जाऊंगा। क्या अगर आपको ये समझ में आ गया है तो हम अब अमीनो एसिड जोड़ के दिखाएंगे? अरे भैया, मैं कह रहा हूं तेरे को कि ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा है, इसको जोड़। और कैसे जोड़ सकता है? ये आगे आ सकता है, कोई और आगे आ सकता है। कितने तरह के अमीनो एसिड है? 20। एक प्रोटीन में कितने आ सकते हैं? कितने भी। और आगे पीछे कोई भी आ सकता है। तो कितने प्रोटीन बन सकती हैं? अनलिमिटेड। हमारी बॉडी में 30,000 टाइप की प्रोटीन है जिनके अमीनो एसिड के सीक्वेंस अलग अलग है। सीक्वेंस समझ में आता है? ABC, ADC, ऐसे कुछ करके सीक्वेंस अलग अलग है। सही है? चलिए आगे चलते हैं। अब आपको दिखाते हैं 2 अमीनो एसिड जोड़ के। ध्यान से सुनेंगे। 2 अमीनो एसिड को जोड़ के दिखाते हैं, पर उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। अगर आप में से किसी को भी डाउट रह गया तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यह है, ध्यान से देखें, मेरा कहने का मतलब सिर्फ यह है, ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, ये तीसरा अमीनो एसिड है। ठीक है, ध्यान से सुन ले बेटा। ये अलग अलग अमीनो एसिड्स हैं बेटा। अलग कलर का मतलब अलग अमीनो एसिड, समझ लो इसको। अलग कलर का मतलब अलग अमीनो एसिड। ठीक है, अलग कलर का मतलब अलग अमीनो एसिड। भैया ध्यान से सुनो मेरी बातें। ये अमीनो एसिड है सारे। मैं आपको सिर्फ ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी प्रोटीन में ये अमीनो एसिड मान लो इस सीक्वेंस में जोड़ दिए मैंने, ऐसे इनको मैंने ऐसे जोड़ दिया, ऐसे मैंने इस सीक्वेंस में इनको जोड़ दिया ऐसे। तो ये अमीनो एसिड की एक तरीके से क्या बन गई हमारे पास? चेन बन गई। अमीनो एसिड की क्या बन गई? चेन बन गई। तो ये एक प्रोटीन की बात हो रही है, ये एक प्रोटीन की बात हो रही है, सारे अमीनो एसिड हैं। अब मुझे बताओ, ये और ये सेम है, तो सेम अमीनो एसिड भी कई बार आ सकता है। और एक सीक्वेंस है ना, कौन कैसे लगा रखा है, ऐसे लगा दिया मैंने। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये एक अमीनो एसिड है, दिस इज 1 अमीनो एसिड। ऐसे अगर मैं अमीनो एसिड को जोड़ रहा हूं, ऐसे ऐसे मैं जोड़ता चला जाऊं, तो हम उसे क्या बोलते हैं? ऐसे जोड़ता चला जाऊं तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोल सकते हैं। तो अमीनो एसिड कोई भी आगे पीछे आता है, सीक्वेंस बनेगा। क्लियर है कि नहीं बताओ? ठीक है। हां, अब यहां पर 2 सवाल आपके मन में आ रहे हैं। पहला सुनो, पहले मेरी बात सुनो। अमीनो एसिड्स को जोड़ने के बाद हम प्रोटीन बना सकते हैं। सबसे पहले मैं प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड में अंतर बताऊंगा, वो चीज। दूसरा मैं ये आपको ये बताऊंगा कि भाई ये तीसरे नंबर पर ये आए, ध्यान से सुनेंगे। तीसरे नंबर पर मान लो ये ग्लाइसिन अमीनो एसिड है, ये यहां रखा है। उसके बाद ये 9th नंबर पर फिर दोबारा ग्लाइसिन आ रखा है। मान लो ये एलानिन है, तो एलानिन जो है वो किस नंबर पर आ रखा है? 6th और 7th पे आ रखा है। ये कौन डिसाइड करता है? ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा अमीनो एसिड कहां आएगा? सोचो जरा, ये सेल के अंदर हो रहा है, कैसे डिसाइड हो रहा है, वो सारी कहानी बताऊंगा। तो मैं आपको यह भी सिखाऊंगा, यह भी बताऊंगा कि भाई कौन सा अमीनो एसिड आगे आएगा, कौन सा पीछे आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा। दूसरा, अमीनो एसिड कैसे जुड़ते हैं, मैं आपको यह सिखा रहा हूं। क्लियर है? मैं बेटा आप सुने ध्यान से। सर नोट बनाऊं, पहले समझने पे फोकस कर, मैं टाइम देता हूं तेरे को। फिर पहले समझने में फोकस कर, फिर टाइम दूंगा। मैं तेरे को क्या समझा रहा हूं समझ। ये देख, ध्यान से देखियो, पहले ध्यान से देखियो बेटा। जो भी बच्चा है ध्यान से देखेगा मेरी तरफ। ये सारे अमीनो एसिड है, मान लो ये सारे अमीनो एसिड्स हैं। बहुत ध्यान से देखना आपने। दिख रहा है सबको? अरे भैया देख पा रहे हो, ये सारे अमीनो एसिड है। हां सर, आपने एकदम चित्रकारी कर दी, अमीनो एसिड बना दिए हैं। बेटा मैं मजाक भी सीरियस ही करता हूं, टेंशन मत लेना इस बात को लेके। मेरे मजाक इतने सीरियस होते हैं, कई बार बाउंस करते हैं बच्चों के ऊपर से, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ सर। देखो भाई, सबसे पहले मैंने क्या किया, ये एक अमीनो एसिड लिया,
और मैंने उससे दूसरा अमीनो एसिड जोड़ा, तो इनके बीच में पहले मैं एक बॉन्ड बनाऊंगा। ये बॉन्ड बना दिया, ये एक अमीनो एसिड है, ध्यान से देखना, ये एक अमीनो एसिड है और ये दूसरा अमीनो एसिड है। तो जब मैं दो अमीनो एसिड आपस में जोड़ता हूं तो उनके बीच में बॉन्ड बनाता हूं। आपको पता है बॉन्ड वर्ड तो पता है ना, बॉन्ड पता है कि नहीं पता है? क्लियर है? हां, बॉन्ड पता है कि नहीं पता है? हां सर। तो अमीनो एसिड के बीच में जब हम दो अमीनो एसिड जोड़ते हैं तो उसे हम डाइपेप्टाइड कहते हैं। डाइपेप्टाइड का मतलब होता है मैंने दो अमीनो एसिड लिंक कर दिए। मैंने क्या कर दिए? दो अमीनो एसिड को जोड़ दिया, तो उसे हम डाइपेप्टाइड बोलते हैं। और इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है इसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे आपने क्या पढ़ा था, सुनो, आप छोटी क्लास में दो बॉन्ड पढ़ के आ रखे हो, एक कोवेलेंट और एक इलेक्ट्रोवेलेंट, कुछ करके बॉन्ड आपने पढ़ा है, या नहीं भी पढ़ा सुन लो ध्यान से। होता क्या है कि जब दो अमीनो एसिड के बीच में हम बॉन्ड बनाते हैं, एक फोर्स बनती है, अट्रैक्शन बनता है, उस बॉन्ड का नाम पेप्टाइड बॉन्ड है। तो उस कंपाउंड का नाम क्या हुआ? देखो, दो अमीनो एसिड जुड़े, देखो ये दो अमीनो एसिड जुड़े, इस कंपाउंड का नाम डाइपेप्टाइड है और इनके बीच में बॉन्ड का नाम क्या? पेप्टाइड बॉन्ड है। अब जरा मेरी बात सुनो, अब मैं क्या करूं, इन अमीनो एसिड को ऐसे जोड़ता चला जाऊं, चेन बना दूं। अब मुझे बताओ इसे क्या कहेंगे? सर इसे ट्राइपेप्टाइड कहेंगे, क्योंकि तीन अमीनो एसिड जुड़ गए। और आ जाओ, अब ऐसे जोड़ते चले जाओ, इस तरीके से आप क्या करो, जोड़ते चले जाओ, तो चेन बन गई कि नहीं बताओ? इस तरीके से अगर आप जोड़ते चले जाओगे तो क्या चेन बन गई कि नहीं अमीनो एसिड की? ये चेन बन गई ऐसे। इस चेन को बोलोगे पॉलीपेप्टाइड चेन। इसको क्या बोलोगे? पॉलीपेप्टाइड चेन। सर अभी तो आपने इसको प्रोटीन बनाया था। अब सुन ध्यान से बेटा, इसी को जब मैं फोल्ड कर दूंगा, इसी स्ट्रक्चर को देख पहले, इसी स्ट्रक्चर को जब मैं फोल्ड कर दूंगा ऐसे, तब ये प्रोटीन बन जाएगा। कुछ कुछ आया समझ? नहीं सर, देख बेटा, ये अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड को जब जोड़ेगा तो उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? डाइपेप्टाइड। उनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड है। ये वाला कौन सा बॉन्ड है अमीनो एसिड के बीच में? पेप्टाइड। अगर मैं बहुत सारे अमीनो एसिड जोड़ता हूं तो उसे पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन। सही है। अब जब मैं पॉलीपेप्टाइड चेन को फोल्ड कर देता हूं तो वो क्या बन जाती है? वो बन जाता है क्या? प्रोटीन। कुछ आया समझ? एक कह रहा नहीं आया समझ, कंटा आप खाओगे तुम। इधर ध्यान दो भाई, इधर देख बेटा, ध्यान से देख, मेरी तरफ देख, ध्यान से देख। तेरे पास अमीनो एसिड है, उन अमीनो एसिड को तू जोड़ता चला जा। सही है सर, जोड़ दिया। जोड़ने के बाद ये तेरे पास एक लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई जो खूब सारे अमीनो एसिड की है। अब तूने इसको फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद उसकी एक शेप आ गई, ऐसी एक शेप आ गई। देख, ये एक शेप आ गई। ये शेप काम करती है, सिर्फ ऐसी शेप नहीं आएगी तो काम नहीं करेगा। तो फोल्ड करके एक पर्टिकुलर शेप आएगी, इसे प्रोटीन कह रहे हैं। अभी ये खुला हुआ था ऐसे सीधा, ये पॉलीपेप्टाइड चेन थी जो अमीनो एसिड की थी, लेकिन जब तक ये प्रॉपरली फोल्ड नहीं होगी, एक पर्टिकुलर पैटर्न में एक शेप नहीं बनेगी, ऐसी वाली शेप नहीं बनेगी, ये काम नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये शेप मान लो मैं ऐसी बना देता, ऐसी बना देता, तो ये काम नहीं करती। इसको फोल्ड भी होना और एक पर्टिकुलर शेप में फोल्ड होना है। अगर ये ऐसी शेप में फोल्ड करेगी कौन? पॉलीपेप्टाइड चेन, तब उसे हम प्रोटीन कहते हैं। क्लियर है? अरे जल्दी बोलो। समझो ध्यान से बेटा, समझो समझो बच्चे। मेरे से कभी ये नहीं बोलना कि सर टाइम खत्म हो गया, क्लास खत्म करो। मैं इसको सेकंड इसलिए पढ़ा रहा हूं कि मुझे देर तक पढ़ाना है आपको। मैं अपनी जरूरत को, आप मेरी बात समझो, आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा। बायो में एकदम आपको किसी का मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ सर मजा आ गया, पर आपको मेरी बातें सुननी पड़ेंगी बस। क्लियर है? अब जरा आ जाओ, इसको हायर लेवल पे जाते हैं, जिसे 11th 12th का कहते हैं। आप सुनना ध्यान से। आप में से सारे बच्चों को यह समझ में आ गया कि व्हाट इज डाइपेप्टाइड एंड व्हाट इज पॉलीपेप्टाइड? हां सर, कुछ कुछ आ गया। देख बेटा ध्यान से, ये देख, ये तेरे पास कुछ अमीनो एसिड्स थे, ठीक है?
ये कुछ अमीनो एसिड्स हैं, ध्यान से देखियो मैं क्या बता रहा हूं बेटा तेरे को, मैं सारी चीजें बताऊंगा, बहुत ध्यान से देखियो बच्चे। देख ध्यान से बेटा, ध्यान से देख। सबसे पहले मैंने क्या किया है, ध्यान से देख बेटा। सबसे पहले बेटा, अभी मैं लिखने का भी टाइम दूंगा तुझे। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक अमीनो एसिड ये लिया और एक अमीनो एसिड ये लिया, तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया सर? इसको आपने नाम दे दिया डाइपेप्टाइड, क्योंकि इसमें 2 अमीनो एसिड है। डाइपेप्टाइड शब्द का क्या मतलब हुआ? इसमें कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड है। कितने पेप्टाइड बॉन्ड है? 1। और अमीनो एसिड कितने हैं भैया, बताओ जल्दी से। अमीनो एसिड कितने हैं? अमीनो एसिड है 2। ठीक है, आगे गए। अच्छा सर, ये बात भी सही समझ आ गई आपकी। ये देखो, ये आपने डाइपेप्टाइड बनाया हुआ था, ये देखो आपने क्या किया, इसमें एक और अमीनो एसिड जोड़ दिया। अच्छा, ये भी सही है। तो जब आपने एक और अमीनो एसिड जोड़ा तो इसको आपने ट्राइपेप्टाइड कह दिया। ट्राई तक समझ में आ रही है? अच्छा, ट्राइपेप्टाइड में अमीनो एसिड कितने हैं सर? पेप्टाइड बॉन्ड 2 हैं। हां सर, पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं? पेप्टाइड बॉन्ड 2 हैं। अमीनो एसिड कितने हैं? अमीनो एसिड कितने हैं बेटा? अमीनो एसिड 3 है। हां सर, ऐसे करते करते मैंने पूरी चेन बना डाली। मैंने क्या करा बेटा, पूरी चेन बना डाली। ऐसे मैंने ऐसे करते करते पूरी यहां पर क्या बना डाली, चेन बना डाली। ऐसे अलग अलग अमीनो एसिड जोड़े, कोई 2 बार आ रहा था, मतलब रिपीट भी हो रहे थे। ऐसे करते करते मैंने पूरी चेन बना डाली, ऐसे लंबी चेन बना डाली। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने एक लंबी चेन बना डाली, आप देख रहे हो कुछ अमीनो एसिड रिपीट भी हो रहे हैं। इस चेन को हमने क्या बोल दिया? पॉलीपेप्टाइड चेन। अब कौन बच्चा यहां पर बताएगा कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें अमीनो एसिड मान लो n है। अमीनो एसिड कितने हैं? n। तो इसमें पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे ये बताओ? पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? जब पेप्टाइड बॉन्ड अमीनो एसिड 2 थे तो पेप्टाइड बॉन्ड 1 था। जब अमीनो एसिड 3 थे तो पेप्टाइड बॉन्ड 2 था। लेकिन अगर अमीनो एसिड बहुत सारे हैं, n है, तो पेप्टाइड बॉन्ड चैट में लिख दो, क्या आएगा? बहुत बढ़िया, n-1। अबे देखना बेटा, पिटाई करूंगा तुम्हारी मैं। अगर सोचो इस बात को, 2 अमीनो एसिड जोड़े, कितने बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड 1, 3 में 2, तो अगर 10 होंगे तो 9 नहीं आएंगे पेप्टाइड बॉन्ड। अगर n लिखा है तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने आएंगे? n-1। कुछ n लिख रहे हैं इसमें, पेप्टाइड बॉन्ड कितने आएंगे? n-1। कोई डाउट है यहां पर? कोई डाउट है? अब देखो जरा, अब अगर मैंने इसको फोल्ड कर दिया, इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से फोल्ड कर दिया, तो इसका नाम क्या रख दिया? प्रोटीन रख दिया। तो आज आपको यह समझ में आ गया कि प्रोटीन भी अमीनो एसिड का बना है, पॉलीपेप्टाइड चेन भी अमीनो एसिड की बनी है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन, सुन ले ध्यान से, पॉलीपेप्टाइड चेन जो है हमारे पास किसकी बनी है? अमीनो एसिड की बनी है। खास बात देख रहे हो? तो हम क्या, अगर आपसे आज कोई कहे कि प्रोटीन डिफाइन करो, तो आप लिखोगे, ध्यान से सुने बेटा, आप लिखोगे, देखो मेरी बात समझो, बहुत बढ़िया, देखो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे ये पॉलीपेप्टाइड की फोल्डेड फॉर्म। ऐसा नहीं मैं कैसे भी फोल्ड कर दूं, फोल्डेड और एक पर्टिकुलर शेप में। तो फोल्डेड एंड फंक्शनल, काम करती हुई, जब तक वो सही शेप में फोल्ड नहीं होगी काम नहीं करेगी। तो मैं क्या लिखूंगा? प्रोटीन इज फोल्डेड एंड फंक्शनल फॉर्म ऑफ, फोल्डेड एंड फंक्शनल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की फोल्डेड और फंक्शनल फॉर्म को आप क्या बोलोगे? पॉलीपेप्टाइड चेन बोलोगे। कोई डाउट है तो बता दो जल्दी से, जल्दी बोलो। सर इसको लिखना है यार, लिखना। अब बता रहा हूं लिखने के लिए, तेरे को दे रहा हूं टाइम, आजा। यहां तक लिखना है किसी को? लिख लो इसको। मैंने क्या बोला? अगर सही से फोल्ड नहीं होगी तो काम नहीं करेगी, अगर फोल्डेड और फंक्शनल फॉर्म होगी तो वो काम करेगी। सही है?
तो क्या आप अमीनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड चेन और प्रोटीन में अंतर कर सकते हैं? हां सर। अमीनो एसिड कार्बन का एक कंपाउंड है जिसपे 4 ग्रुप जुड़े रहते हैं। अमीनो एसिड 20 तरह के होते हैं। अमीनो एसिड को अलग अलग तरीके से अरेंज करके क्या बना सकते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन बना सकते हैं। यदि पॉलीपेप्टाइड चेन में 100 अमीनो एसिड है तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? बताओ, 99। अब हम ये कह रहे हैं कि उस पॉलीपेप्टाइड चेन को अरेंज करो, एकदम ऐसे अरेंज करो, एक शेप बने। उस फोल्डेड फॉर्म को आप क्या नाम दोगे? प्रोटीन। इसका मतलब यह भी है कि यदि आप प्रोटीन की फोल्डिंग खराब कर दो, जैसे मैंने आपको कहा कि ये प्रोटीन एक पर्टिकुलर तरीके से फोल्ड है, कुछ ऐसा हो जाए कि इसकी फोल्डिंग खराब हो जाए तो ये काम नहीं करेगी। कुछ ऐसा हो जाए इसकी फोल्डिंग खराब हो जाए, काम नहीं करेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? इसीलिए अब आपको सारी एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूं। आप देखो, बताओ यहां तक ठीक है? एक कह रहा है सर डबल बॉन्ड नहीं होते बेटा इसमें। बेटा अल्फा हेलिक्स बीटा शीट पे मत जाओ बच्चे, मैं आपको फिर बता रहा हूं, आज भी बड़े से बड़े एग्जाम बेसिक से क्लियर होते हैं। बाद की बात तो बाद में करेंगे, बेसिक स्ट्रांग चाहिए हमें, बेसिक। ठीक है, अब आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, देखें आपको समझ आ रहा है कि नहीं। ये वाली स्लाइड ले लो। सबको यह बात क्लियर हो गई? जब तक प्रोटीन सही से फोल्ड नहीं होगी काम नहीं करेगा। वी हैव टू लर्न अमीनो एसिड आगे जाकर। अभी तो सिर्फ ये याद करो 20 तरह के होते हैं और 3 याद कर लो, ग्लाइसिन, सीरीन, एलानिन, बस। ठीक है बेटा, ज्यादा नीचे तक नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। हाँ, प्रीवियस पेज बेटा आपने लिख तो लिया? ये प्रीवियस पेज, ये रहा प्रीवियस पेज, लिख लो। मैं आपसे सिर्फ एक दो सवाल पूछूंगा, आप मुझे आंसर करना। फीवर क्या होता है? अरे भैया बताओ फीवर क्या होता है? सर फीवर बुखार चढ़ना होता है। अच्छा, और बता, 12th की 11th का आ गया ना, मेडिकल की तैयारी कर रहा है, डॉक्टर बनने वाला है, अगर ये बोलेगा बुखार होता है तो तेरे को भगा देंगे बेटा क्लास से हम, है ना। फीवर बुखार नहीं होता है। सुन ले पहले ध्यान से क्या बोलूंगा अब मैं। अब आ जाए जरा ध्यान से सुन बेटा, फीवर क्या होता है, सुन ध्यान से। हमारी बॉडी में बाहर से, ध्यान सुनो एक चीज समझो, आपको एक चीज और समझ में आनी चाहिए, इधर देखो भाई, ध्यान सुने। हमारे पास प्रोटीन का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, उसे एंजाइम कहते हैं। ध्यान सुनेंगे, ये एंजाइम है, दिस इज एंजाइम। किसका बना हुआ है? मेड अप ऑफ प्रोटीन। यदि यह प्रोटीन का बना हुआ है तो क्या इसकी शेप फिक्स होगी? क्योंकि इसकी फोल्डिंग फिक्स है। हां सर, शेप फिक्स होगी। अब मेरी बात सुनो, फीवर क्या होता है? फीवर क्या होता है बेटा? हमारी बॉडी में एक बैक्टीरिया घुस गया, ठीक है, वो इन्फेक्शन कर रहा है। हमारी बॉडी कह रही है कि तापमान बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाओ। क्यों बढ़ाओ? क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि उस बैक्टीरिया की जो प्रोटीन है, टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी फोल्डिंग खराब हो जाएगी। अगर फोल्डिंग खराब हो जाएगी तो काम नहीं करेगा। हमारी बॉडी क्या करती है? हमारी बॉडी फीवर क्यों करती है? फीवर नुकसान की चीज नहीं है। फीवर हमेशा तब होता है जब बॉडी में कुछ गड़बड़ हो, अपने आप नॉर्मली फीवर तो होता नहीं है। तो फीवर क्या होता है बेटा? हमारी बॉडी में बाहर से एक बैक्टीरिया घुस गया है, जो क्या कर रहा है? अपनी संख्या बढ़ा रहा है, इंफेक्शन कर रहा है। उसको मारने के लिए बॉडी तापमान बढ़ाती है। उसको कैसे मारेगी? तापमान बढ़ाने से क्या वो जल जाएगा? नहीं, तापमान बढ़ाने से उस बैक्टीरिया के अंदर की प्रोटीन्स खराब हो जाएंगी, या हम बोलेंगे एंजाइम खराब हो जाएंगे। और एंजाइम क्यों खराब होंगे? क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर शेप ऐसी है, तापमान बढ़ाने से शेप खराब हो गई और वो काम नहीं करेगी। हम कह रहे थे ना फोल्डिंग इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम कह रहे हैं। तो यदि आपको मैं समझाऊं कि फीवर क्या होता है, फीवर क्या होगा बेटा? फीवर में हमारी बॉडी क्या करती है? टेम्परेचर इंक्रीज करती है। टेम्परेचर इंक्रीज करती है किस लिए? इंक्रीज करती है? टू किल बैक्टीरिया। क्यों?
कैसे करती है? बाई चेंजिंग फोल्डिंग, बाई चेंजिंग फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, उसकी फोल्डिंग खराब करना चाहती है। अब यहां पर एक कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। बॉडी अपना 1-2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाती है, उसके एंजाइम खराब करना चाहती है, थोड़ा और बढ़ाती है। फिर हमारी बॉडी में क्या होता है, टेम्परेचर पूरी बॉडी का बढ़ रहा है, हमारे सर का भी बढ़ जाता है, समझ रहे हो? तो और हमारी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? ब्रेन। इसलिए सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि कहीं हमारे एंजाइम ना खराब हो जाए, इसलिए हम पट्टी किस में रखते हैं? सर पे सबसे पहले रखते हैं। आपने देखा ना बेटा, फीवर में सबसे पहले पट्टी, ठंडे पानी की पट्टी सर पे क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर आप सर पे पट्टी रख रहे हो तो आप ह्यूमन, अपनी बॉडी के, ब्रेन के एंजाइम बचाना चाह रहे हो, क्योंकि ब्रेन कंट्रोल पॉइंट है पूरी बॉडी का। तो फीवर में थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ना ठीक है, डॉक्टर कहता है कि यार थोड़ा बढ़ा है तो आप देख लो एक आध दिन, या आपको वो पैरासिटामोल दे देता है। लेकिन अगर वो फीवर लगातार रहता है, इसका मतलब है कि बॉडी में इंफेक्शन है, बॉडी लगातार टेम्परेचर बढ़ाकर क्या कर रही है? उसकी एंजाइम, उसके प्रोटीन की फोल्डिंग खराब करना चाह रही है। क्या ये समझ में आ रहा है? बताओ, क्या आपको ये समझ में? बेटा डॉक्टर ऐसे ही तो बनेंगे हम, ऐसे थोड़ी है कि अचानक से आपको मैं दवाई देनी सिखा दूंगा, नहीं, मैं आपको बेसिक समझाऊंगा कि बॉडी क्या करता है। कई बार क्या होता है, हमारी बॉडी थकी होती है तो फीवर आ जाता है, तो एक पैरासिटामोल देते, अगले दिन से ठीक, तो डॉक्टर फिर एंटीबायोटिक नहीं देता। पर 4-5 दिन से लगातार फीवर आ रहा है, इसका मतलब बॉडी 4-5 दिन से कोशिश कर रही है। और हमें अपने सर का फीवर बचाना होता है। कहते हैं ना कि जल्दी से यहां पे ठंडे पानी का कपड़ा रखो, अगर किसी को बहुत ज्यादा होता तो ठंडे पानी से पोंछो उसकी पूरी बॉडी को, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर कम करना जरूरी है, नहीं तो टेम्परेचर से तो हमारे एंजाइम भी खराब हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? बताओ बेटा। हां, प्रीवियस स्लाइड दिखा दें, देख लो, समझ में आया? अब एक और चीज समझाता हूं। दूध पीते हो घर में? हां सर, दूध पीते, दूध पीते। आ जाओ जरा, कहानी दूध की, केस ऑफ मिल्क देख लो ध्यान से भाई। दूध क्या होता है? सुनो पहले, सबसे पहले सुनो, दूध क्या होता है? हाँ भाई, दूध क्या होता है बेटा? मेरी बात सबसे पहले एक चीज और समझो कि हमारे पास जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन जो है उसमें शेप कैसे खराब होती है। एक बार मेरी बात सुनना ध्यान से। इसका मतलब क्या होगा, मेरी बात अगर आप समझ पाए, कोई भी प्रोटीन जो है वो फंक्शनल कब होती है? व्हेन उसकी फोल्डिंग रिमेन इंटैक्ट। इंटैक्ट का मतलब होता है वैसी ही बनी रहे। इंटैक्ट शब्द का मतलब है वैसी ही बनी रहे। अगर फोल्डिंग चेंज होती है, फोल्डिंग चेंज होगी, देन प्रोटीन क्या हो जाएगी? नॉन फंक्शनल हो जाएगी। हां सर, प्रोटीन क्या हो जाएगी? नॉन फंक्शनल हो जाएगी, काम नहीं करेगी। और फोल्डिंग कैसे चेंज हो सकती है? इट कैन गेट चेंज फर्स्ट बाय तापमान, टेम्परेचर, और सेकंड चेंज इन पीएच। अगर आप एसिड डाल दोगे तो भी प्रोटीन की फोल्डिंग खराब हो जाएगी। तो मैं आपको यह समझा रहा हूं कि अभी प्रोटीन सही से फोल्ड है, अभी सही से फोल्ड है, प्रोटीन प्रॉपरली फोल्ड है। अगर यह प्रोटीन प्रॉपरली फोल्ड है तो इस फोल्डेड प्रोटीन की शेप खराब हो जाती है। यह खराब हो गई शेप, शेप चेंज हो जाती है। अगर आप क्या देते हो? टेम्परेचर चेंज करते हो, जैसे कि हमारी बॉडी में सब जगह तापमान कितना है? 37 डिग्री। या आप पीएच बदलते हो। क्या चेंज करते हो? पीएच बदलते हो, तो प्रोटीन की शेप चेंज होती है और वो काम नहीं करती, नॉन फंक्शनल। क्या आपको इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब मिल्क का केस बताएंगे आपको, मिल्क का केस बताएंगे बेटा। बेटा मेरी बात सुने ध्यान से। प्रोटीन का स्ट्रक्चर वैसा ही बना रहेगा जब कंडीशन बॉडी की एक जैसी है। यदि आप तापमान बदलते हो, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ाया या आपने पीएच बदल दी, मान लो पीएच समझते में आता है बेटा, मान लो पीएच 7 न्यूट्रल है, अभी गलती से एसिड आ जाए वहां पर, तो वहां जो प्रोटीन अभी नॉर्मल काम कर रही थी वो काम नहीं करेंगी।
ठीक है बेटा। पीएच क्या होता है, 3 तरह की पीएच लेते हैं। 7 को न्यूट्रल लेते हैं, 7 से कम को एसिड लेते हैं, एसिड मतलब प्रोटॉन ज्यादा है, और 7 से ऊपर वाले को बेसिक लेते हैं। इतनी चीज याद करो, हमारे स्टमक का पीएच होता है 2, ठीक है। ठीक है बेटा, फीवर में ठंड क्यों लगती है आगे बात करेंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूं, प्रोटीन के अराउंड घुमा रहा हूं बातें। बच्चे डीप स्टडी का यही मतलब है, ठीक है, प्रोटीन के अराउंड में चीजों को घुमा रहा हूं। ठीक है, आ जाओ मिल्क की बात करते हैं। भाई मेरी बात सुनो, मिल्क में 3 चीजें होती हैं, ध्यान से सुनना। मिल्क क्या होता है, सबसे पहले मिल्क को समझो। मिल्क में पूरा पानी होता है पहले तो। हां सर पानी होता है, ठीक है। तो मिल्क में क्या होता है बेटा, मिल्क होता क्या है, मिल्क में पानी होता है और साथ में होता है फैट। मुझे आज बताओ आप, फैट और पानी क्या आपस में मिक्स होते हैं, आप बताओ खुद से। क्या फैट, मान लो तेल है, क्या फैट और पानी आपस में मिक्स हो सकते हैं, हां या ना बताओ। फैट और पानी आपस में मिक्स हो सकते हैं, जल्दी बोलो। एक बच्चा क्लास की टाइमिंग के एंड लिख रहा है, बेटा मैं बहुत सीरियस हूं आप लोग को पढ़ाने को लेके, है ना, क्योंकि मुझे आपका फ्यूचर बनाना, आपके बेस ठीक बना दूंगा। आप कभी भी पढ़ रहे होगे, आपको हमेशा समझ आएगा। आ जाओ, वाटर और फैट, इधर देखो भाई, इधर देखो। मेरे पास क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना। मेरे पास क्या होता है, एक चीज होती है उसे प्रोटीन कहते हैं, ध्यान से देखना। इधर एक चीज होती है प्रोटीन। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि फैट और पानी आपस में मिक्स नहीं होता। तो होता क्या है बेटा, मिल्क के अंदर एक खास तरह की प्रोटीन होती है। यह प्रोटीन है, यह क्या करती है, सुनो ध्यान से। जब आप सुबह के समय मिल्क खरीद के लाते हो तो उसमें ऐसा नहीं लगता कि फैट और पानी अलग अलग है, वो ऐसा लगता मिला हुआ। होता क्या है कि प्रोटीन क्या करती है, मिल्क के अंदर प्रोटीन एक तरफ पानी का हाथ पकड़ लेती है, दूसरी तरफ फैट का। समझो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। प्रोटीन, जैसे मैं हूं सेंटर में, एक तरफ पानी का हाथ पकड़ लिया और एक तरफ किसका हाथ पकड़ लिया, फैट का। उन्हें मिक्स कर दिया किसी तरीके से। वैसे वो मिक्स नहीं होना चाहते, लेकिन अगर प्रोटीन खराब हो जाए तो वो दोनों क्या होगा, वो दोनों का हाथ छोड़ देगी, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। समझो ध्यान से। तो प्रोटीन क्या करती है, प्रोटीन क्या करेगी बेटा, प्रोटीन क्या करेगी, होल्ड करती है किसको, होल्ड वाटर एंड फैट टुगेदर। पानी और फैट को एक साथ होल्ड करती है। अगर प्रोटीन खराब हो जाए, खराब होने को क्या कहते हैं, डीनेचर। डीनेचर का मतलब होता है, देखो नेचर का मतलब सही, डीनेचर मतलब खराब, है ना, हिंदी में लिख देते हैं खराब। अगर प्रोटीन खराब हो जाए, डीनेचर हो जाए, तो क्या होगा, दोनों को छोड़ देगी। अब आप खुद बताओ, जब आप दूध गर्म करते हो और ठंडा करते हो, फैट अलग हो जाता है, ऊपर आ जाता है पानी से। या आप दूध में नींबू गार दो, तो दोनों चीज क्या है, दूध को गर्म करना, तापमान बढ़ाना, प्रोटीन खराब हो गई। दूध में नींबू गारना मतलब एसिड डाल देना, पीएच चेंज कर देना, प्रोटीन खराब हो गई। जैसे ही प्रोटीन खराब होती है, पानी और फैट को छोड़ देती है, पानी अलग फैट अलग हो जाता है। यह चीज समझ में आई कि नहीं बताओ। तो मिल्क में क्या होता है, मिल्क एक तरह का इमल्शन होता है। इमल्शन शब्द आगे पढ़ोगे। मिल्क में क्या होता है, प्रोटीन दोनों को पकड़ के रखती है, पानी को और फैट को। अगर प्रोटीन को तापमान ज्यादा मिल जाए या उसमें पीएच चेंज कर दो, कहते दूध फट गया, फटने का क्या मतलब है, उसकी प्रोटीन खराब हो जाती है। खराब होते ही वो पानी और फैट को छोड़ देता है, और दोनों आपको अलग अलग दिखते हैं। फटे हुए दूध में दिखते हैं कि नहीं अलग अलग। या दूध जब आप गर्म करते हो फिर ठंडा करते हो, ऊपर आ जाती है मलाई, नीचे पानी रह जाता है। बताओ, आया समझ, सही है। हां, तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रोटीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप समझो। तो हम लिख सकते हैं कि मिल्क में एक प्रोटीन होती है, मिल्क प्रोटीन गेट डीनेचर। अच्छा, छोटा छोटा बच्चा देखा आपने, उसको दूध पिलाते हैं, कई बार उल्टी करता है दूध, तो उसमें वो ऐसा लगता है ना कि दूध जम सा गया है। वो जमा हुआ क्या है, उसके स्टमक में एसिड होता है, वो मिल्क को डीनेचर कर देता है। तो बिल्कुल सेम मिल्क थोड़ी निकलता है, अलग होता है ना। छोटा बच्चा कई बार वॉमिट कर देता है, आपने देखा होगा घर में, आस पड़ोस में कभी। सही है। हां, तो मिल्क प्रोटीन गेट डीनेचर मतलब खराब हो जाना एट चेंज टेम्परेचर
एंड पीएच। अब आप बताओ, कक्षा 10वीं में, क्लास 10th में आपने डाइजेशन पढ़ा था। आपके मुंह में कौन सा एंजाइम काम करता है? सर एमाइलेज। अमाइलेज की पीएच क्या होती है? मैं आपको यहां लिख देता हूं। अमाइलेज की पीएच क्या होती है? किस पीएच पे काम करता है? बेटा 6.8 पीएच पे काम करता है। स्टमक में जाता है। स्टमक में जाकर क्या इज अमाइलेज एक्टिव? स्टार्च का डाइजेशन होता है? बताइए जल्दी से, इज अमाइलेज एक्टिव इन स्टमक? सर नहीं। क्यों? क्यों नहीं है? नो। क्यों? रीजन सोचो। क्योंकि स्टमक में पीएच है 2, एसिड है। तो स्टमक में अगर पीएच 2 है तो अमाइलेज काम क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो इस पे काम करता है। पीएच बदल गई, वहां जाके खराब हो जाता है। इसलिए स्टमक में क्या नहीं होता? किसका डाइजेशन नहीं होता? स्टार्च का डाइजेशन नहीं होता। आया समझ? स्टमक में पीएच 2 है, वो एंजाइम जिसकी फोल्डिंग हमारे मुंह में ठीक थी, क्योंकि पीएच कितना था? 6.8। पेट में गया, पीएच 2 हो गया, बहुत एसिडिक। उस केस में क्या होगा? वो प्रोटीन खराब हो जाएगी। इसका मतलब जो स्टमक में मेरे पास पेप्सिन है वो 2 पर अपनी फोल्डिंग ठीक रखता है, पीएच 2 पर। लेकिन जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो उसकी पीएच खराब हो, मतलब उसकी शेप खराब हो जाती है। किसकी? पेप्सिन की। तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में काम नहीं करता। क्लियर है? बोलो बेटा। यहां से मैं आपको क्या कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं? देखो, मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं, अपनी लाइव पर याद रखना। अमीनो एसिड की चेन होती है, उसे क्या कहते हैं? अमीनो एसिड की चेन को क्या कहते हैं बेटा? अमीनो एसिड की चेन को कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। फोल्ड होती है तो प्रोटीन बनती है। फोल्डिंग कंप्लीट हो गई तो प्रोटीन हो गई। प्रोटीन अपना काम करती है, पर प्रोटीन की शेप जो होती है वो चेंज हो, मतलब खराब हो जाए तो काम नहीं करती। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? हां, बताओ बेटा। बच्चे, मैं बिल्कुल जानता हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चे 10th में जो बायो पढ़ के आते हैं वो जनरली याद करने वाली होती है। मैं जो पढ़ा रहा हूं समझाने वाली पढ़ा रहा हूं। अब मैं इसको एक और लेवल ऊपर लेके जा रहा हूं। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, मैं पुरानी स्लाइड भी दिखा देता हूं। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो। ठीक है? इसका मतलब यदि प्रोटीन का पीएच बदलेगा तो खराब हो जाएगी, यदि प्रोटीन का टेम्परेचर बदलेगा तो खराब हो जाएगी। कभी आपने समझा बेटा, सुनना ध्यान से, किसी के घर में या किसी के जानकारी में डायबिटीज अगर किसी को हो तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। इंसुलिन एक प्रोटीन होती है। इंजेक्शन को कहां रखते हैं? फ्रिज में। क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर 37 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर चला गया, जैसे कि आजकल है, वो इंजेक्शन खराब हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन क्या हो जाएगी? डी नेचर हो जाएगी। लिखना है सर? लिख ले बेटा। हम्म। बेटा ये तो तुम अब लाइव पर नहीं भूलोगे ना कि टेम्परेचर और पीएच से प्रोटीन की शेप खराब होने से वो खराब हो जाता है। ये तो याद रखोगे कि नहीं? बताओ। ठीक है, बोलो। हाँ, अभी बेटा मैंने, मेरी बात सुनो ध्यान से, मैंने अभी कोई भी एनसीईआरटी का टॉपिक अभी पढ़ा है? मैं पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी पढ़ाता हूं बेटा, मैं प्रॉपर एनसीईआरटी ही पढ़ाऊंगा। मैं बस तुम्हारी सोच खोल रहा हूं बायो के लिए, थोड़ा सा दिमाग ओपन अप कर रहा हूं कि आप सोच पाओ अब। ठीक है? अब मैं आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, आप समझना ध्यान से। अब आप सारा समझ पाओगे, अब आप सारा समझ पाओगे। आ जाओ, मजा आएगा आपको। अब चीजें समझने में और मजा आएगा। थोड़ा सा एक लेवल आगे चलते हैं। ठीक है? क्लियर है? हाँ, आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। स्टार्च वाला क्या नहीं समझ में आया? सुन बेटा, मेरे माउथ में पीएच 6.8 है। सलाइवा की जो पीएच होती है ना, 6.8 होती है। जब स्टमक में जाते हैं तो पीएच 2 होती है। ठीक है? कितनी? पीएच 2। बहुत एसिडिक होता है। पीएच चेंज होने से अमाइलेज खराब हो जाता है। अमाइलेज क्या हो जाता है? खराब हो जाता है।
क्लियर है? हां, आ जाओ एक लेवल और ऊपर, इधर देखेंगे, मेरी बात सुनो। आप क्या खाते हो, ध्यान सुनेंगे। आप क्या खाते हो? प्रोटीन खाते हो। मान लो आपने दालें खाई, पल्सेस, पल्सेस पता है सबको? पल्सेस से आपने क्या खाई? प्रोटीन ऑब्टेन करी, प्रोटीन ऑब्टेन करी, ध्यान से समझना। तो जो आप दालें खाते हो, जो आप मिल्क लेते हो, उसमें से आपको प्रोटीन मिल गई। प्रोटीन आप सबको पता है प्रोटीन क्या होती है, आप सबको पता है प्रोटीन इज अ चेन ऑफ अमीनो एसिड। इस तरीके की एक चेन को हम प्रोटीन बोल देते हैं। इस तरह की एक चेन को हम क्या बोल देते हैं? प्रोटीन बोल देते हैं, जो कि फोल्ड हो रखी होती है। यहां तक समझ में आ रही है? तो हमने यहां पर क्या लिख दिया? ये एक तरीके से पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है, और या आप इसको प्रोटीन लिख दो, लेकिन प्रोटीन तब लिखेंगे जब ये फोल्ड हो गई। तो आपने क्या किया? दालें खाई, उससे आपने क्या ली? प्रोटीन ले ली। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश करूंगा, सुनो। जब आप पल्सेस खाते हो, या आप क्या खाते हो, मिल्क पीते हो, या आप कोई भी ऐसी चीज खाते हो जिससे आपको प्रोटीन मिलती है, प्रोटीन कहां डाइजेस्ट होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है, डाइजेशन शब्द का सिंपल सा मीनिंग ये है। सिंपल सा मीनिंग क्या है बेटा? ये ध्यान से सुनेंगे। सिंपल सा मीनिंग है कि इनका अमीनो एसिड में टूट जाना। ये समझ पा रहे हो? बताओ बेटा। तो अगर मैं लिख रहा हूं डाइजेशन कहां हो रहा है? मान लो स्टमक में हो रहा है, और कहां हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो आपने प्रोटीन खाई बाहर से, जो आपने प्रोटीन खाई, उसका क्या हो गया? डाइजेशन हो गया। डाइजेशन होने का मतलब वो किस में टूट गया? अमीनो एसिड में टूट गया। यहां तक कोई डाउट है? बता दो। नहीं सर, यहां तक ठीक है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप कोई भी प्रोटीन खाते हो, वो किस में टूट जाती है? अमीनो एसिड में टूट जाती है। अब वो अमीनो एसिड से क्या होगा? ये देखो, वो अमीनो एसिड आ जाते हैं इसमें, किसमें आ जाते हैं? ब्लड में। ध्यान से समझना, सारी कहानी समझ में आ जाएगी। वो अमीनो एसिड किस में आ गए? ब्लड में आ गए बेटा। ये अमीनो एसिड्स किस में आ गए? हमारे पास ब्लड में। समझना ध्यान से। इसका मतलब आप जो भी प्रोटीन खाओगे, उसका डाइजेशन करके हम क्या बनाते हैं? अमीनो एसिड। और वो हमारे पास किस में आ जाते हैं बेटा? ब्लड में चले जाते हैं, एब्जॉर्ब होके। यहां तक कोई डाउट है? अच्छा, आपसे मैं एक सिंपल सवाल पूछता हूं, मुझे बताना कितने बच्चों को पता चल रहा है। प्रोटीन के डाइजेशन में मैं कौन सा बॉन्ड तोड़ता हूं? मैंने आपको पढ़ाया कि जब प्रोटीन बनाते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं। तो अगर मैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करूंगा, अमीनो एसिड अलग करूंगा, तो मैंने क्या किया? समझना ध्यान से। मैंने क्या किया? मैंने प्रोटीन खाई और उसको डाइजेस्ट कर लिया अमीनो एसिड में। वो अमीनो एसिड चले गए ब्लड में। अब ये जो अमीनो एसिड ब्लड में है, ये ब्लड के थ्रू किस में जाएंगे? सेल में जाएंगे। ये किस में आ गए बेटा? सेल में आ गए। दिस इज सेल, दिस इज सेल बेटा, सेल में आ गए। तो सारे के सारे अमीनो एसिड हमारे पास किस में आ गए? सेल में आ गए, सेल में आ गए। अब सेल में क्या होगा वो हमें समझना है। ध्यान से देखिए बेटा, सेल में क्या होगा वो हमें समझना है। सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज डीएनए, दिस इज डीएनए। समझो ध्यान से, क्लियर है? अब देखो जरा क्या होगा। मेरे पास जो डीएनए है वो बताएगा कि ये जो अमीनो एसिड यहां अंदर आ गए, इनको कैसे अरेंज करना है, इनको किस तरीके से अरेंज करके प्रोटीन बनानी है अलग। मतलब क्या हुआ समझो। अब मैं इनको अरेंज करूंगा, ध्यान से देखो। अब मैं इनको अरेंज कर रहा हूं ऐसे, इनको मैं अरेंज कर रहा हूं इस तरीके से। अब देखते चलना, मैं एक बार फिर समझाऊंगा इसे पॉलीपेप्टाइड कह दिया, और पॉलीपेप्टाइड से फिर फाइनली मैंने क्या बना ली? प्रोटीन बना ली। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। आप प्रोटीन खाते हो बाहर से, वो अमीनो एसिड में टूटती है, वो अमीनो एसिड ब्लड के थ्रू आपके सेल में जाता है। सेल के अंदर डीएनए बताता है कि उन्हें किस सीक्वेंस में जोड़ना है। जैसे ये वाला सीक्वेंस और ये सीक्वेंस अलग है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने बाहर से पूरा का पूरा वर्ड खा लिया। वर्ड समझ में आता है? जैसे वेलकम वर्ड खा लिया, उस वर्ड को आपने अल्फाबेट्स में तोड़ लिया।
वो अल्फाबेट्स किसमें आ गए? ब्लड में। ब्लड से किसमें चले गए? सेल में। सेल के अंदर कौन सा नया वर्ड बनना है या कौन सी नई प्रोटीन बननी है, वो कौन बताएगा? डीएनए। डीएनए कहता है कि ये प्रोटीन बनानी है तुम्हें, तो अमीनो एसिड को उसी तरीके से लगाकर हम क्या बना सकते हैं? प्रोटीन बना सकते हैं। इसका मतलब आप किसी दूसरे की प्रोटीन खाकर उससे अमीनो एसिड बनाते हो, उस अमीनो एसिड को क्या करते हो? ब्लड में लाते हो। ब्लड से हर एक सेल में जाता है बॉडी के, और हमारे मर्जी की मतलब डीएनए के मर्जी की प्रोटीन बनती है। तो प्रोटीन डीएनए कैसे बनाएगा? डीएनए बताएगा कि कौन सा अमीनो एसिड कैसे जोड़ोगे, तब एक पर्टिकुलर कोई खास तरह की प्रोटीन बनेगी। आया समझ? हां, पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ते हैं। कौन सा बॉन्ड तोड़ते हैं? पेप्टाइड। याद रहेगा लाइफ भर। बताओ बेटा, जल्दी बताओ, चैट में बता दो समझ आ गया कि नहीं आ गया। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने पौधे में, प्लांट से, दालों में से प्रोटीन खाई, और प्रोटीन आपके पेट में जाके डीनेचर होगी। होने तो क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो अमीनो एसिड चाहिए। मुझे तो क्या चाहिए? अमीनो एसिड चाहिए। वो अमीनो एसिड ब्लड में गए, ब्लड से सेल में गए। सेल में कौन है जो बताएगा प्रोटीन बनानी है? डीएनए बताएगा। तो आपकी प्रोटीन इस वाली प्रोटीन से अलग होगी। क्यों अलग होगी? क्योंकि अमीनो एसिड अलग तरीके से जुड़े हुए हैं, तो फाइनल चीज अलग बन के निकलेगी ना। ये कुछ ऐसा है कि कबाड़ी वाला क्या ले गया? प्लास्टिक इकट्ठा करके ले गया, उसने उसको सबको मेल्ट कर दिया और एक नया प्लास्टिक बना दिया। सेम चीज क्या है कि हमारी बॉडी में बाहर से एक प्रोटीन आई, हमने अमीनो एसिड बना लिए, और उन अमीनो एसिड से हमारे सेल में हमारे मर्जी की प्रोटीन बन रही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब डीएनए बताएगा कौन सी प्रोटीन बनानी है, और डीएनए उसको बताने के लिए क्या करता है? आरएनए बनाता है। मतलब क्या हुआ? सुनो ध्यान से सुनना। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे बेटा। देखो, आपको एक चीज दिखाता हूं। ये मेरी सबसे पहली अपने पैसों से परचेज की हुई बुक है, थोड़ी मोटी है। ये बायोमोलिक्यूल की बुक है। सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से, मैं समझाता हूं। मान लो इसके हर एक पेज में, ये आपकी बॉडी का डीएनए है, जिसमें हर एक पेज पे ये इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। तो डीएनए कुछ नहीं होता, उसमें हर एक पेज पे इंफॉर्मेशन लिखी रहती है। हम क्या करते हैं? सुनो, हम क्या करते हैं, ये मान लो डीएनए के इतने सारे पेज हैं, मतलब आपका डीएनए एक बुक होती है पूरी, उसमें हर एक पेज पे इंफॉर्मेशन लिखी रहती है। हम क्या करते हैं, इस वाले पेज की इंफॉर्मेशन खाली इस वाले पेज पे, और हर एक पेज पे क्या लिखा हुआ है, कैसे जोड़ेंगे अमीनो एसिड को। जैसे मान लो ये एक प्रोटीन बनानी है, इंसुलिन, तो कैसे जोड़ेंगे। अगले पेज पे लिखा है दूसरी प्रोटीन कैसे बनानी है, अगले पेज पे लिखा है तीसरी प्रोटीन कैसे बनानी है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं आपको? तो इस तरीके से करेंगे हम, आप समझो इस चीज को। तो आपका डीएनए इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है, हर एक पेज पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, बहुत इंफॉर्मेशन है हर एक पेज पे, और प्रोटीन बनाने को लेकर है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी पेज की एक फोटो कॉपी करते हैं, उस फोटो कॉपी को आरएनए कहते हैं। तो डीएनए एक मेन इंफॉर्मेशन है, उससे हम बनाते हैं आरएनए। तो क्या हम सारे पेज की फोटो कॉपी करते हैं? नहीं। डीएनए एक पूरी बुक होती है, हर एक पेज पे इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन की एक फोटो कॉपी बनती है आरएनए। वो फोटो कॉपी कहां आती है? साइटोप्लाज्म में, और वो बताती है कि किस तरीके से अमीनो एसिड से पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी प्रोटीन बनानी होगी उसी की फोटो कॉपी कर कर हम बाहर लाएंगे। तो व्हाट इज डीएनए? मेन कॉपी, सारी इंफॉर्मेशन। व्हाट इज आरएनए? एक ऐसी फोटो कॉपी जो हम न्यूक्लियस में बनाकर बाहर लेकर आते हैं, और उसमें इंफॉर्मेशन होती है कि अमीनो एसिड को कैसे जोड़ेंगे, और जो प्रोटीन चाहिए वही अमीनो एसिड की वही आरएनए बनता है। सारा आरएनए नहीं बनाता। आपके हर एक सेल में इतनी मोटी बुक है, मतलब हर तरह की प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है, लेकिन फोटो कॉपी उसी की होती है जो प्रोटीन बनानी है।
क्लियर है कि नहीं बताओ? थोड़ा सा समझ आया? बेटा जीन भूल जाओ, अभी अभी सिर्फ याद करो। डीएनए एक बहुत मोटी बुक है, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। क्या मुझे सारी की कॉपी करनी होती? नहीं, मैं सिर्फ एक छोटे से पार्ट की कॉपी कर कर आरएनए बनाकर बाहर लाता हूं। वो आरएनए बनाएगा कि किस तरीके से अमीनो एसिड को अरेंज करके पॉलीपेप्टाइड बनाना है। मान लो मुझे 10 अलग अलग प्रोटीन बनानी है, तो 10 ही पेज की फोटोकॉपी बनेगी। कुछ टाइम के बाद वो फोटोकॉपी खत्म हो जाती है, जब दोबारा जरूरत होगी तब करेंगे फोटोकॉपी। बचपन से पढ़ाया जा रहा है राइबोसोम मेक प्रोटीन, तो इन अमीनो एसिड को जोड़ेगा कौन? राइबोसोम। इंफॉर्मेशन कौन लेकर आया? आरएनए। थी किसके पास? डीएनए के पास। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो डीएनए में एक प्रोटीन, आरएनए में एक प्रोटीन, राइबोसोम में एक प्रोटीन। तो राइबोसोम का काम है पेप्टाइड बॉन्ड बनवाना। राइबोसोम का काम है पेप्टाइड बॉन्ड बनवाना, लेकिन कैसे जोड़ना है भाई? ए पहले आएगा, सी पहले आएगा, अल्फाबेट से ना। कौन सा अमीनो एसिड पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, यह कौन बताएगा? आरएनए। आरएनए को किसने बताया? डीएनए ने। क्लियर है? और अगर डीएनए में यह गड़बड़ हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, तो फोटोकॉपी भी गलत बनेगी, उसे म्यूटेशन कहते हैं। समझ आया कि नहीं? एक कह रहा सर डोंट रिपीट सो मच इट गेट बोरिंग। बेटा चुटकुले नहीं सुना सकता बायो में, और सभी तरह के बच्चों को पढ़ाना है ना। अभी तुम्हारा कोई लेवल नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे है, ज्यादा नहीं। जब मैं बेसिक पढ़ा दूंगा और चैप्टर को आगे लेकर जाऊंगा, तब अपने लेवल देखना क्या है। ठीक है? एक बच्चा पूछ रहा है सर अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड में क्या डिफरेंस होता है? न्यूक्लिक एसिड डीएनए को कहते हैं, आरएनए को कहते हैं, अमीनो एसिड ये होते हैं। ठीक है बेटा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वो सारा बता रहा हूं, मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, पर आपको यह समझ में आ रहा है कि सभी सेल को बाहर से अमीनो एसिड की आवश्यकता होगी। इसका मतलब सभी सेल तक ब्लड को पहुंचना पड़ेगा अमीनो एसिड देने के लिए, इसलिए पतली पतली कैपिलरी सब जगह पहुंचती हैं। इसे ही हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मैं एक बार रिपीट करता हूं, सुनो ध्यान से। हम बाहर से अमीनो एसिड खाते हैं, ठीक है? अमीनो एसिड खाते, सुनना ध्यान से। बाहर से हम अमीनो एसिड खाते हैं कि प्रोटीन खाते हैं? हम बाहर से प्रोटीन खाते हैं, ठीक है? प्रोटीन कहां जाती है? प्रोटीन इंटेस्टाइन में जाकर डाइजेस्ट हो जाती है। अमीनो एसिड अलग अलग हो गए। विजुलाइज करो, अमीनो एसिड अलग अलग होके किस में चले गए? ब्लड में। तो अगर आपसे पूछे कि ब्लड में क्या एब्जॉर्ब होता है, प्रोटीन या अमीनो एसिड, आप कहोगे अमीनो एसिड। छोटी चीज होती है। अमीनो एसिड किस में आ गए? सेल में। सेल में अमीनो एसिड का पूरा भरमार लगा हुआ है। अब कौन सी प्रोटीन बनानी है, ये कैसे डिसाइड होगा? डीएनए बताएगा। डीएनए आरएनए बनाता है, मतलब डीएनए में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है छोटे छोटे पैकेट्स में। उन पैकेट्स का नाम जीन होता है। आप समझो, मान लो यहां पर इतने दूर से आरएनए एक बना, ये वाला, तो वो जीन हो गई। तो डीएनए पर वो सेगमेंट जीन कहलाएगा। तो उस जीन से आरएनए बन गया। आरएनए वो इंफॉर्मेशन लेकर न्यूक्लियस से बाहर आया और उसने क्या कहा? राइबोसोम को चल प्रोटीन बना, मैं बताऊंगा कैसे बनानी है। राइबोसोम ने पेप्टाइड बॉन्ड जोड़ जोड़कर अमीनो एसिड को बनाना, जोड़कर प्रोटीन बनाना शुरू कर दिया। सही है? हाँ नहीं भाई रो मत, मेरी क्लास में रोता नहीं मिलेगा कोई कि सर इतना ही पढ़ाया करो। थोड़ा सा देखो ध्यान से चीजें। अब जरा ये वाली कहानी और देखो, मैं लिख दूं एक बार जरा ये बातें। क्या मैं लिख दूं ये बातें? हां सर लिख दो। मैं लिख रहा हूं, ध्यान सुनेंगे मैं क्या लिख रहा हूं, सुनो ध्यान से। हमारे पास फूड में प्रोटीन प्रेजेंट होती है, अमीनो एसिड भी हो सकता है, पर हम क्या करते हैं? अमीनो एसिड डायरेक्ट एब्जॉर्ब करते हैं। मैं आपसे पूछूं अगर आपके खाने में अमीनो एसिड है, क्या डाइजेशन की जरूरत है? नहीं। अमीनो एसिड इज अ फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है? फूड में प्रोटीन प्रेजेंट होती है। प्रोटीन डाइजेस्ट होता है किसमें?
डाइजेस्ट इनटू अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स में डाइजेस्ट होता है। अमीनो एसिड क्या करेगा? गेट एब्जॉर्ब इनसाइड सेल, सेल के अंदर जाएगा। गेट एब्जॉर्ब इनटू ब्लड, मैं लिख रहा हूं आप साथ लिख सकते हो। फ्रॉम ब्लड कहां जाएगा? इनसाइड सेल। अब इनसाइड सेल क्या है बेटा? इनसाइड सेल डीएनए हैव इंफॉर्मेशन। किस तरह की इंफॉर्मेशन है? टू मेक डिफरेंट प्रोटीन, अलग अलग प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है। हां सर ठीक कह रहे हो आप ये। तो फ्रॉम डीएनए, डीएनए कहां पर है? न्यूक्लियस में। इंफॉर्मेशन इज कॉपीड, इंफॉर्मेशन इज कॉपीड इनटू आरएनए, आरएनए में इंफॉर्मेशन कॉपी हो जाएगी। फ्रॉम डीएनए इंफॉर्मेशन इज कॉपीड इनटू आरएनए। सही है सर। अब क्या होगा? आरएनए मूव करेगा, मूव फ्रॉम किससे? आरएनए मूव फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, फोटोकॉपी है ना, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। अब क्या होगा? अब क्या होगा? आरएनए गाइड करेगा राइबोसोम को टू लिंक अमीनो एसिड। अब मुझे बताओ, ऐसा आरएनए जो न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन लेकर बाहर आया, क्या उसे मैसेंजर आरएनए नहीं कहना चाहिए? सोचो सोचो, ऐसा आरएनए जो इंफॉर्मेशन लेकर बाहर आया है उसे हम एमआरएनए कह देते हैं। एम का मतलब मैसेज लेकर आया है, मैसेज। तो आरएनए गाइड राइबोसोम टू लिंक अमीनो एसिड। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड। तो आपसे अगर पूछा जाए कि पेप्टाइड बॉन्ड कहां बनता है प्रोटीन के बीच में, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है बेटा सेल के अंदर, और फिर प्रोटीन को अलग अलग जगह भेज दिया जाता है। तू काम कर। अब सेल के अंदर प्रोटीन को बनाकर सेल के बाहर भेजते हैं कि अब तेरा काम आ गया है, तू काम कर बेटा। चाहिए? क्लियर है बेटा? मैं फिर बोल रहा हूं, मुझे कुछ बेसिक पढ़ाने जरूरी हैं आपको, नहीं तो मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं होगी आपके लिए। ठीक है? क्या आपको यहां तक समझे? बताओ, खुद सोचो जरा। एक ऐसा आरएनए जो मैसेज लेके बाहर आ रहा है, क्या मुझे एमआरएनए नहीं बोलना चाहिए उसे? मैसेंजर आरएनए। तो आरएनए की भी आपको टाइप पढ़ाई जाएगी। सर ये लिखना है? हां लिखना है। डीएनए देखो कितना इंपॉर्टेंट है, और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं डीएनए में इंफॉर्मेशन है, अगर उस इंफॉर्मेशन में गड़बड़ हो गई तो आरएनए भी तो गलत बनेगा। मान लो एक पेज है, ये मेन पेज है, इस पेज पे कुछ लिखा हुआ है, मान लो लिखा हुआ है, अगर उस लिखे हुए में कुछ गड़बड़ होगी तो फोटोकॉपी गलत बनेगी और अमीनो एसिड गलत जुड़ेंगे। तो डीएनए में कोई भी बदलाव उसे म्यूटेशन कहते हैं। तो अगर अमीनो एसिड गलत जुड़े तो क्या प्रोटीन भी तो गलत ही बनेगी? तो क्या वो काम करेगी? नहीं। समझो, तो उससे डिजीज होती है। तो म्यूटेशन क्या होती है? डीएनए पर। म्यूटेशन किस पे होगी बताओ मुझे? डीएनए पर, आरएनए पर? आप खुद सोचो, मेन कॉपी कौन है जिसकी फोटो कॉपी बनाते हो? मेन कॉपी कौन है? डीएनए। तो डीएनए पर अगर कुछ चेंज हो जाए तो उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन सोचो, बेटा इंग्लिश में लिखवाया मैंने ये, व्हाट इज म्यूटेशन लिख देता हूं। ये इंग्लिश ही लिखिए, मेरे को ऐसा लगता है इतनी इंग्लिश आती है बेटा मुझे, चिंता ना करो। इतनी में मैं कल लगभग 13 साल या 14 साल अब होने वाले हैं पढ़ाते हुए। म्यूटेशन इज चेंज इन डीएनए, चेंज इन डीएनए, चेंज इन इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए। तो फोटोकॉपी भी गलत बनेगी, तो प्रोटीन भी गलत बनेगी, और अगर प्रोटीन गलत बनी तो फोल्डिंग गलत होगी, काम नहीं करेगी।
और चेंज कैसे हो सकता है बताता हूं। आप बेटा एक्सरे कराने गए हो, आपके ऊपर एक्सरे पड़ा इस सेल पे, स्किन सेल पे, तो उसके डीएनए में म्यूटेशन हो गई। जैसे मान लो अभी क्या है बेटा, अभी क्या है, धूप तेज है तो हम लोग सनस्क्रीन लगाते हैं। सनस्क्रीन क्या करती है, स्किन के सेल को बचाती है, क्योंकि यूवी लाइट जो होती है उनकी वो क्या करती है, वो पेनिट्रेट करके डीएनए को में म्यूटेशन कर देती है। तो म्यूटेशन किसकी वजह से होगी, किसी भी बाहरी कारण से। बाहरी कारण मतलब रेज टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए, जैसे पहाड़ों पर क्या होता है, जो माउंटेन में एक पेट के अंदर ठंड के समय कपड़ों के अंदर एक मटका सा बांधते हैं, गर्म सा, कांगड़ी कहते हैं उसे। वो क्या करता है, स्किन सेल्स में म्यूटेशन करा देता है, उससे कैंसर हो जाता है। म्यूटेशन से कैंसर भी होता है बेटा। म्यूटेशन क्या है, डीएनए में बदलाव, ताकि प्रोटीन अलग बनती है। ठीक है, सारे सेल्स में, बैक्टीरिया, प्लांट, फंजाई, सारे सेल में ये सब कुछ चलता है बेटा। सारे से एक बच्चा एक दिन, बेटा मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा था, एक बच्चा पूछा सर हमारे अंदर तो म्यूटेशन होती है, कैंसर होता है, प्लांट में भी होता है, पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं क्या प्लांट के कैंसर को लेकर हम कंसर्न हैं? नहीं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता प्लांट से। या मैं आपसे पूछूं कि एनिमल में कोमा होता है, आप कहोगे सर ऐसा कैसी बात कर रहे हो, पर एनिमल बेटा हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, वो मर जाए हम लोग ऐसा सोचते हैं, तो उसमें कोमा जैसी चीज नहीं होती है। ऐसे ही प्लांट में हम कैंसर की बात नहीं करते, क्योंकि होता उसमें भी होगा ना, हम ज्यादा कंसर्न ह्यूमन से हैं तो उसके कैंसर की बात करते हैं, है ना। ठीक है, आज के लिए हम एक दो चीज और बता के बस खत्म कर रहे हैं। मैं जरा लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर दूं आपसे। डोपा मैंने रखा हुआ है आपके लिए, उसके कुछ क्वेश्चंस मॉडिफाई करने हैं, पर पहले ये देख लो जरा। देखो, सेल मेम्ब्रेन ये लास्ट का है, मैं डिस्कस कर रहा हूं। सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन, बेटा सेल मेम्ब्रेन ऑल सेल्स में होती है। ऑल सेल्स जो लिविंग है उनमें सेल मेम्ब्रेन होती है, कोई भी डेड सेल में नहीं होगी, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट। तो इसको फटाफट से डिस्कस कर देते हैं, तो इसका ऑल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेल वॉल इज परमिएबल। देखो सेल वॉल थोड़ा सा बड़ा, कुछ बच्चे जिन्होंने क्लास नहीं करी उनको शायद समझना है, सेल वॉल में गैप बड़े होते हैं, तो उसमें से सोल्यूट भी चला जाता है। सोल्यूट का मतलब होता है सोडियम, ग्लूकोज, और सॉल्वेंट भी चला जाता है। सॉल्वेंट का मतलब होता है पानी, ये भी चला जाता है। कोई डाउट है? नहीं सर। तो बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन मूव। ठीक है। थर्ड, सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ। प्लांट सेल की सेल वॉल किससे बनी हुई है? सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल, देखो मैं ये सारा पढ़ाऊंगा आपको। प्लांट सेल की सेल वॉल किससे बनी है? सेलुलोज से। किससे बनी है? सेलुलोज की बनी हुई है बेटा। किसकी बनी है? सेलुलोज की। ये याद करना है आपको, ठीक है। हां, अब ये देखो, अब ये सेल दे रखे हैं, इनमें यूकैरियोटिक कौन कौन से? न्यूरॉन यूकैरियोटिक सेल है, न्यूरॉन यूकैरियोटिक सेल है, ये प्रोकैरियोटिक है, ये प्रोकैरियोटिक है, ई कोलाई माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक, पीपीएलओ प्रोकैरियोटिक, मसल सेल यूकैरियोटिक, अमीबा यूकैरियोटिक, पैरामीशियम यूकैरियोटिक, मीजोफिल सेल बेटा लीफ में होता है ये यूकैरियोटिक। सर हमें कैसे पता चलेगा? जब आप आगे धीरे धीरे पढ़ते रहोगे ये याद हो जाएंगे। जैसे मान लो आप किसी नई सोसाइटी में रहने जाओ या किसी नई जगह घर लेने जाओ रहो, तो आप अभी रोड के नाम याद नहीं होते ना, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ये नाम है अभी आपके लिए, तो याद हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। 5 ले लेते हैं यहां पे, ठीक है। हां, इसमें कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड हैव सिमिलरिटी विद यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस नहीं होगा बेटा, सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की नहीं बनी होती। अभी हमने पढ़ा प्रोटीन के बारे में, सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है। बोथ हैव डीएनए, ये बोथ हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। सी आएगा इसका, इसका क्या आएगा? सी। अपने आंसर्स चेक कर लो एक बार फटाफट से। इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों को दिक्कत थी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूकैरियोटिक सेल। इस क्वेश्चन में बेटा कुछ दिक्कतियां सम चाहिए मुझे। देखो मेरी बात सुनो, प्लांट सेल सारे यूकैरियोटिक होते हैं, एनिमल सेल सारे यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर सारे यूकैरियोटिक होते हैं। मैं जरा आपको क्लियर करता हूं थोड़ा सा। हमारे पास देखो मैं कैसे लिखूंगा, देखो हमारे पास क्या होता है, 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक, सुनना ध्यान से बेटा,
सबसे पहले मेरे पास एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है। तो प्रोकैरियोटिक हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं, ऑलवेज यूनिसेलुलर। और एक होता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक क्या होते हैं? दो तरीके के होते हैं, यूनिसेलुलर सिंगल सेल के और मल्टी सेलुलर। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत थी, यहां पर सम होना चाहिए था, सम यूनिसेलुलर होता तो ठीक हो जाता। देखो प्रोकैरियोटिक तो यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक में यूनि और मल्टी दोनों होते हैं। तो प्लांट सेल इसमें आता है बेटा, प्लांट्स इसमें आते हैं, एनिमल्स इसमें आते हैं, फंजाई इसमें आती है। आप समझो, तो इस वजह से आंसर्स जो है इसका आप ठीक कर लेना, सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता तो ठीक हो जाता। ऑल मल्टी सेलुलर जो है बेटा वो यूकैरियोटिक है, देख लो। क्लियर है? कर पाओगे? हां सर। अगला देखो, माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो किसमें होगी? यूकैरियोटिक सेल में। इनमें से यूकैरियोटिक सेल कौन सा है बेटा? यूकैरियोटिक सेल मेरे पास कौन सा है? न्यूरॉन भी है, रूट सेल भी है, मसल सेल भी है। ऑल आएगा आंसर इसका। क्वेश्चन 3 का डी आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? ध्यान से सुने, यूनिसेलुलर कौन कौन से हैं? ह्यूमन मल्टी सेलुलर है, नीम प्लांट है मल्टी सेलुलर, ये दोनों ही मल्टी सेलुलर है, लॉयन और ये। अमीबा यूकैरियोट है पर यूनिसेलुलर है। माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट है पर यूनिसेलुलर है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे कोई ऐसा एग्जांपल बताओ यूकैरियोटिक में जो सिंगल सेल का हो, एक हो गया अमीबा, एक हो गया पैरामीशियम, याद रहेगा? और कोई? यहां आ जाओ, यहां आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूकैरियोटिक प्लांट सेल? यूकैरियोटिक प्लांट सेल कौन सा है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आज भी डोपा रहेगा, डोपा सेकंड। आप आखिरी तक जाओगे तो जितने लेक्चर उतने डोपा, और अगर आप उनको रिवाइज कर लोगे ना, अपनी कॉपी में नोट करते चलना क्वेश्चंस को, या आप नोट नहीं करना क्वेश्चन को डोपा वाले, भले ही पीडीएफ की फॉर्म में, पर नोट कर लोगे तो अच्छा रहेगा। नोट करते चलना, बाद में जब रिवाइज करोगे ना तो आपको मजा आएगा कि सर ने अच्छे क्वेश्चंस कराए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूकैरियोटिक प्लांट सेल? प्लाज्मोडियम, गार्ड सेल, आरबीसी। देखो प्लाज्मोडियम सिंगल सेल है बेटा, यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल है, यूकैरियोटिक है, पर ये एनिमल सेल होता है बेटा। गार्ड सेल क्या होता है? ये प्लांट सेल है, बी आएगा आंसर इसका। आरबीसी एनिमल सेल है, ये बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। क्लियर है? ठीक है, ये देखो इसमें से बताने आपको प्रोकैरियोटिक, साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, माइकोप्लाज्मा, ई कोलाई और ये 4, तो 4 आएगा आंसर। बेटा ये आपको याद करवाऊंगा मैं धीरे धीरे, इसके लिए परेशान मत होना नाम के लिए, ये मैं याद कराऊंगा, ठीक है? हां, यूग्लिना आएगा? कहां यूग्लिना आएगा बेटा? बेटा यूग्लिना नहीं आएगा इसमें, ये तो प्रोकैरियोटिक हो गया। अमीबा यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, पर है यूनिसेलुलर। ये दोनों क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। कर लेंगे, ठीक है भाई? मेरी बात सुनो ध्यान से। आज के लेक्चर में हमने प्रोटीन को बहुत बढ़िया डिस्कस किया। कल लास्ट लेक्चर है जिसमें बेसिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर पाएंगे। बट सर इतना बेसिक क्यों पढ़ा रहे? बेटा देख मेरी बात समझ, तुझे बायो का फील आना जरूरी है, नहीं तो चीजें क्लियर नहीं होंगी। तुम पढ़ोगे, देखो बायो 2 तरह की होती है। एक वो बायो होती है जिसमें आप पढ़ रहे हो, क्लास में समझ आ रहा है, पर डीप नहीं जा रहा है हमारे अंदर, जैसे कहते हैं ना एब्जॉर्ब करना, वो नहीं हो रहा है। हमें आपको वो वाली बायो चाहिए जो आपके अंदर चीजें डीप एब्जॉर्ब हो, आपको फील आना चाहिए चीजों का कि नहीं यार ऐसी बायो होनी चाहिए हमारी, ताकि आप बेसिक्स ठीक रखो। जितने बेसिक ठीक रखोगे, आज भी आप अगर मान लो बहुत अच्छे डॉक्टर्स की बात करते हो, उनके बेसिक ठीक है। बेसिक ठीक होने से क्या होता है, वो डिफरेंट, क्योंकि जिंदा चीजें तो बेटा डिफरेंट केसेस है ना, तो वो अलग अलग केसेस को आराम से सॉल्व कर पाते हैं, मुश्किल पेशेंट्स को आराम से, क्योंकि उनके बेसिक्स क्लियर है। और बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो मान लो कहीं के टॉपर भी थे, लेकिन वो अच्छे नहीं बन पाए, बाद में प्रैक्टिस अच्छी नहीं चलती, रीजन बेसिक्स गड़बड़ है कहीं ना कहीं। क्लियर है ना? हाँ ठीक है। तो आज के डोपा में हम क्वेश्चंस रखेंगे लगभग 7-8, है ना? आप उन्हें करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। मैं अभी डीपीपी आपकी नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूंगा, ठीक है?
मतलब अभी मैंने डीपीपी एक ही दी है, पर मैं डीपीपी दूंगा, पर ये बेसिक लेक्चर्स चल रहे हैं जो मेरे लिए जरूरी है आपको पढ़ाना। ठीक है बेटा, सही है। हाँ बेटा, तरुण सर की कभी ना कोई आर्मी है ना कोई फैन बेस है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरे लिए आप बच्चे हैं, ये सब नहीं लिखो उसमें। आप एक अच्छे इंसान और एक अच्छे डॉक्टर बनने चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर है, चलिए बाय। ध्यान रखिए अपना, और प्लीज रिवाइज करिए। जो बच्चा पहली बार देख रहा है प्लीज बाकी के दोनों लेक्चर रिवाइज करिए, साथ बने रहिए, बेसिक से पढ़ाएंगे, सारा समझ आएगा। ठीक है बेटा, चलो बाय।